हाँ जी, तो आज हम इस वीडियो में अपने उसी वर्क जो हम लास्ट टाइम करने लग रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, उसका हमारा जो टाइप था CPMRP, जिसमें आपको डिस्काउंट परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दिया होता था, उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। 2 दिन का गैप रहा है ना, कहीं बाहर था, इसके कारण वीडियो आ नहीं पाया राइट टाइम पर। सबसे पहले मैं आपको 1 से 2 मिनट वो सारी चीजें रिवाइज कराना चाहूंगा जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने आपको ये सिखाई थी उस लास्ट वीडियो में कि कभी भी यदि आपने CP और MRP के बीच रिलेशन निकालना है, ठीक है, CP रेशो MRP आपको फाइंड आउट करना है, तो आप डायरेक्ट ही इस चीज को कर सकते हैं। 100% C है तो D आएगा, है ना, और D मतलब डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के साथ माइनस लेते हैं तो माइनस डिस्काउंट परसेंट, और रेशो यहां पे क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। पक्की बात। मीन सिर्फ समझाने का मेरा ये है कि जब भी क्वेश्चंस आएंगे किस पे, आपको किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, कहीं ना कहीं CP MRP का कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन निकालना है, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मेट को ध्यान रखिए। हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी किए हैं और आगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे अभी कराने लग रहा हूं। ठीक है, तो यही चीज थी, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। ये एक फॉर्मूला मान लीजिए, कॉन्सेप्ट मान लीजिए, या एक टाइप मान लीजिए, जो आपका दिल करे। राइट, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं अभी तक नहीं कराया हूं, अब वो हम लोग सीखते हैं, है ना। तो देखते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 में बेचता है, मतलब किसी आर्टिकल को आप सेल कर रहे हो और आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, 1170 रुपीज। फिर क्या आ रहा है, वह उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, मतलब जो MRP लिखा है ना उस पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तथा 30% का लाभ कमाता है, और बेचने के बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है और उसकी परसेंटेज बता रखी है 30%। यदि वो कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। फिर कहने लग रहे हैं कि यदि हम किसी भी टाइप का क्या करें, डिस्काउंट देना बंद कर दें तो हमें प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा होगा, समझ रहे हो ना। तो हमें वो एग्जैक्ट पता करना है फिर प्रॉफिट क्या होगा। आज तो हो रहा है 30%, तो हम समझ में आ रहा है कि अब कितना होगा, 30 से ज्यादा होगा। जो 4 ऑप्शन है ना, सबसे पहले देखा करो 30 से ज्यादा यदि कोई एक ही ऑप्शन है बस टिक करो, आगे बढ़ो। सर स्पीड तो ऐसी बनेगी, दिमाग चलेगा और जल्दी चलेगा तो जाके स्पीड बनेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाएंगे, है ना। और यदि ऑप्शन में एक से ज्यादा जगह 30+% दिया हुआ है तो सर फिर फाइंड आउट ही करना होगा। ठीक, अब चूंकि जो हमेशा मैं कहते आया हूं वो इस बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, आप बताइए आंसर किस में देना है, तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी, मतलब आंसर परसेंटेज में देना है। और हमेशा मेरा अर्थमेटिक में एक रूल या अपना खुद का एक जो तरीका मैंने सेट करके रखा है जो कहीं फेल नहीं है, क्या, यदि आंसर आपको परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शन या टाइम के रूप में देना है तो क्वेश्चन में जो रियल वैल्यू दी गई है उसका बिल्कुल यूज मत कीजिए, आपका सिर्फ वो समय बेकार करेगी। जैसे कि यहां पे सेलिंग प्राइस दिया है कितना, 1170, और हमें आंसर काय में देना है, प्रॉफिट परसेंटेज में। तो चूंकि आंसर परसेंटेज में देना है तो उस वैल्यू की हमें जरूरत ही नहीं है, चाहे आप सामान 1 करोड़ का बेचो, हम तो ये बता देंगे प्रॉफिट कितने % का हो रहा है। सही है, कैसे बताएंगे जरा मैं समझाता हूं। देखिए डिस्काउंट परसेंट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 10%, ओके। प्रॉफिट आपको होने लग रहा है कितने का सर, आज की डेट में 30% का। तो बच्चे ऐसे सोचो कि यदि मुझे CP MRP का रेशियो निकालना है तो क्या आप निकाल पाओगे, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्योंकि CP के नीचे क्या आता है ना। पहले मेरा पुराना वीडियो देख लीजिएगा जो नए बच्चे हैं, ठीक है, तभी अच्छे से पूरी बात समझ में आएगी। तो CP का होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100% में से ये डिस्काउंट परसेंट है तो इसको अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100% में से 10%, तो कितना आएगा 90% या फिर 90, ओके। अब MRP इसके नीचे क्या आता है, तो आप बोलेंगे 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, और 100% और प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो आप बोलेंगे 30% है, तो वो 100% में 30% जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 130, ओके। अब यदि मैं रेशियो निकालना चाहूं तो आप बोल सकते हैं यार सर 9:13, मतलब 9 यूनिट में आपने सामान खरीदा है और उस पर आप लिखने कितने लग रहे हो, 13 यूनिट। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि आज जो हम छूट दे रहे हैं ना, यदि वो बंद कर दे तो ठीक है सर, आप आज 10% की छूट दे रहे हो, बंद कर दोगे मतलब 0%, सही है कि नहीं।
तो हमसे बोला जा रहा है अब हमें प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा। क्लियर बात। तो बच्चे ऐसे सोचो कि यार आज ना सामान तो आप लाए हो 9 का और लिख रहे हो उस पे कितने 13 रुपए, और जब आप किसी भी टाइप का डिस्काउंट नहीं दोगे तो सिंपल सी बात है ये जो एमआरपी है ना यही काय का काम करेगा, आपका सेलिंग प्राइस का। मतलब जो डला होगा ना, जो लिखा होगा, जो अंकित होगा, समझ रहे हो ना, जो उसके ऊपर जड़ित होगा, कुछ भी बोलिए है ना, जो उस पर लिखा होगा उतने रुपए का या सामान बेचेंगे। तो ना लाए तो 9 का है, देंगे काय में 13 में, मतलब एमआरपी ही क्या कहलाएगा, एसपी सेलिंग प्राइस। ऐसा क्यों कहलाएगा, क्योंकि हम चीज को दे रहे हैं विदाउट डिस्काउंट पे, है ना, या विदाउट छूट पे, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि 9 का सामान हम 13 में बेच रहे हैं, तो फायदा कितने का होगा, तो आप बोलेंगे 4 का। ठीक है, अब हमें यही चीज परसेंटेज में बतानी है, तो कैसे करेंगे भाई, 4 का फायदा है किस पे, तो आप बोलते हैं ना प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो ऊपर आता है प्रॉफिट, जो आ गया 4, किस पे, तो सीपी पे, और सीपी कितना है बच्चे 9, तो फिर 100 पे कितना, तो 4/9 इंटू 100, तो 400/9 है ना, 1/9 आप जानते हैं 11 1/9% होता है, 4 टाइम्स करना है तो यह जाएगा 44 4/9%। ठीक, फिर से मैं 2 बातें कह रहा हूं, इसको डायरेक्ट परसेंटेज में कैसे लिखा है इसका एक अलग से वीडियो लाऊंगा और सारी बातें समझाऊंगा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं। ठीक, जितना सिखा रहे हैं उतना सीखते चलिए, धीरे धीरे कब बहुत ज्यादा होता है पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना, बाकी आप डिवाइड कर लीजिएगा 9 में 400 का तो यही आता है। ठीक है, 44 4/9%, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे फिर से कहना चाहूंगा, यहां पे सेलिंग प्राइस लिखा था 1170 रुपीज, आपने देखा होगा मैं आंसर भी ले आया और इस चीज का जरूरत भी नहीं लगा। तो जो सिखा रहा हूं वैसे सीखिए क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आंसर तभी आएंगे टाइम पर, राइट। देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देके उसे 15,600 में बेचता है। ठीक, मतलब जितना एमआरपी लिखा हुआ है ना उस पर 8% का तो मिल रहा है डिस्काउंट। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसके बाद वो सामान बेचा जा रहा है 15600 रुपीस में, फिर कह रहे हैं तथा 19.6% का लाभ कमा रहा है। ऐसा करने के बाद 19.6% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो कह रहा है यदि उस वस्तु पर छूट ना दी जाए तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा। ओके, तो बच्चे ऐसे सोचो, आप तो आपको डिस्काउंट कितना देना है, तो आप बोलेंगे 8% का स्टार्टिंग में देने लग रहे हो, है ना। ओके, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप बोलेंगे 19.6% का, ये भी ठीक है। अब क्या चाहते हैं आपकी कि जो डिस्काउंट है ना वो देना नहीं है 0%, तो फिर बताना आपको प्रॉफिट कितना होगा। तो सिंपल सी बात है 19.6% से ज्यादा ही होगा। यदि ऑप्शन में एक ही 19.6 से ज्यादा है तो बस टिक करो, आगे बढ़ो। सही है कि नहीं, पहली बात। दूसरी चीज क्या कि हमें आंसर काय में देना है, तो आप बोलेंगे परसेंटेज में। तो जो आप 15,600 का सामान बेचो चाहे 15 लाख का बेचो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। सही है, क्योंकि हमने आंसर देना है परसेंटेज में और हमें अर्थमेटिक का एक कॉन्सेप्ट पता है कि यदि आंसर परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शन या टाइम के रूप में देना है तो क्वेश्चन में दी गई रियल वैल्यू का यूज ही मत कीजिए। तो यहां पे जो लिखा है 15,600 उसका यूज ही नहीं करूंगा और आंसर तक पहुंच जाऊंगा। अब एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को कैसे करना है 3 लाइन में, वो तरीका इस बार देखेंगे। बस इतना माइंड में रखिए, 8% का डिस्काउंट है स्टार्टिंग में और आपको प्रॉफिट होने लग रहा है 19.6%। हमेशा मैं सिखाया हूं कि जब भी डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट लिखा हो तो आप डायरेक्ट सीपी एमआरपी के बारे में सोचो, और सीपी के नीचे क्या आता है 100 से नीचे का वैल्यू, और एमआरपी के नीचे 100 से प्लस का वैल्यू। तो डायरेक्ट हम 100 में से 8 तो ये आएगा 92, नजर लग रही किसी की, है ना, तो ये आएगा सर 92, और 100 में अपन इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 119.6। अब बच्चे सोचो ये है क्या, तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, ये क्या है एमआरपी। तो सोचिए यदि आप जब छूट नहीं देंगे तो जो एमआरपी मतलब जो लिखा होगा उतने में ही सामान मिल रहा होगा, तो ये काय का काम करेगा सर, कहने को तो ये एमआरपी है पर ये काम कर रहा होगा एसपी का, जब आप छूट 0% की दोगे। तो सिंपल सी बात है 92 का सामान लायो 119.6 में बेचने लग रहे हो तो फायदा तो हो रहा है, कितने का 27.6 का। ये तो सब यूनिट वाला कॉन्सेप्ट है, हमने आंसर देना परसेंटेज में, तो हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है। तो आप बोलेंगे 27.6 इतने रुपए का प्रॉफिट है, किस पे, सीपी पे, मतलब 92 पे। तो भाई 100 पे कितना, ठीक है, तो एक ये हटेगा तो 1 0 ये लगेगा, इससे ये कटेगा
तो डायरेक्ट 2760 डिवाइडेड बाय 92, जो 3 टाइम्स कट जाएगा, होती है 27 2 हाँ बिल्कुल 3 बार कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सर 30%, राइट। मतलब यदि आप डिस्काउंट नहीं देंगे तो ये आर्टिकल को बेचने के बाद आपको 30% का प्रॉफिट होगा, राइट। तो इस तरीके से जो मैं समझाना चाहता था शायद आप समझ पाए हो। स्पीड बनाना जरूरी है, आंसर सबके आ रहे हैं, ऐसी कोई तोप गणित नहीं है ये, ठीक है। आप चाहे एसएससी दो, चाहे बैंक दो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, ठीक है, सबसे बन रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व, पर टाइम पे किसी के नहीं बन रहे हैं। और वो इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि पहली चीज आप ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दे रहे। यदि मान लीजिए ऑप्शन एक से ज्यादा दिक्कत वाले आ गए, है ना, जहां पे आंसर 30 से मतलब 19.6% से ज्यादा आने लग रहा है, तो फिर आपको सॉल्व तो करना है, पर इतना ध्यान रखना है 5600 का कहीं यूज नहीं करना और आंसर तुरंत आएगा। और थर्ड, थोड़ा कैलकुलेशन, है ना। यदि छोटी छोटी बात ध्यान रखोगे, स्पीड भी बनेगी, एग्जाम भी निकलेंगे और कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा कि हाँ जिंदगी में कुछ तो कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं ऐसी एक और अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। इसमें लिखा है एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 1170 रुपीज में बेचता है। मतलब डिस्काउंट दे रहे हो आप 10% का और सेल कर रहे हो कितने में, 1170 रुपीज में। फिर लिखा है तथा 30% लाभ कमाता है और प्रॉफिट होने लग रहा है कितने का, 30% का। यदि वह केवल 5% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ओके, अभी छूट कितने की दे रहा है, 10% का, और आप कितने की दे, सिर्फ 5% की, मतलब छूट आधी कर दे। तो हमें बताना है प्रॉफिट कितने परसेंटेज का होगा। ओके, तो ऐसे सोचो आप आज दे रहे हो छूट कितने की, 10% की, प्रॉफिट हो रहा है आपका 30% का। यदि आप छूट कितने की दोगे, 5% की, तो अब आपको बताना है कि प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा। सिंपल सी बात है, 30 से ज्यादा का ही होगा। यदि ऑप्शन में सिर्फ एक ही 30 से ज्यादा है, टिक करो, आगे बढ़ो, जो 99.99% तो होगा नहीं। इतना सिंपल तो कोई क्वेश्चन बनाएगा नहीं। ओके, तो फिर बात आती है कि आंसर काय में देना है, तो आप बोलेंगे परसेंटेज में। तो यहां पे सामान कितने का बेच रहे हो, 1170, उसको देखना भी पाप है, राइट, क्योंकि आंसर परसेंटेज में देना है। अब सोचो सीपीएमआरपी का रेशियो क्या बनेगा, तो आप कर करके सीख ही गए होंगे, ये 90 होगा, ये 130 होगा, है ना। तो ये तो आप समझने लगे हो। ओके, अब बच्चे ऐसे सोचो, ये क्या है तो आप बोलेंगे सीपी है, और ये क्या है तो आप बोलेंगे एमआरपी है। अब ऐसे सोचो कि यार आज सामान पे लिखा 130 और सामान पे आप 5% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो सामान कितने का हुआ, 95% का। समझते हैं ना सर इस चीज को। जैसे मान लीजिए कोई सी चीज पे लिखा हुआ है 300 रुपए, कितना लिखा है, 300 रुपए, और मैं कह दूं कि इस पे में 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो आप समझ जाया करो इस सामान पे जो एमआरपी डाला है ना, वो मिलेगा 80% का। कितने का मिलेगा, 80% का। क्यों, क्योंकि 20% का डिस्काउंट है। तो इसका आप 80% निकाल लोगे ना, तो ये समझ जाइए वो सामान का क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 240 में वो सामान आपके घर पहुंच जाएगा। सही है कि नहीं। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं और कह सकते हैं कि लिखा 130 है और सामान पे 5% का डिस्काउंट देना है, तो सामान कितने का मिलेगा, 95% का। तो भाई निकालते हैं जरा। तो आप बोलेंगे सर लिखा है कितना, 130 और 5% का डिस्काउंट है, तो 95% उसकी कीमत हुई कि नहीं हुई। तो भाई 1 0 से तो 1 0 निपट गई, सही है। फिर इसके बाद चालू हो जाओ काय से, 5 से, तो 5 से कम होता है 5, 4, 5 नमा की 45, है ना, 9 पंचे 45, क्योंकि 5 से कम 5, 4 बचा, बिल्कुल सही है, 45 है ना, 9 बार आ जाएगा। ओके, और ये कितना जाएगा बच्चे, 2, सही है। इसके बाद 13 × 19 है ना, तो 20 ही कर लो, तो 260 हुआ, है ना, 13 दूनी 26, बिल्कुल 260। 260 में से 13 कम कर लो तो 250, 250 और फिर कितना कम, 3 और कम, तो 247, और ये डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2 1 कम 2, 2, और ये कितना आ रहा है, फिर इसके बाद 3 और ये 5, ठीक है, 123.5। तो सामान बच्चे कितने का मिलेगा, 130 की चीज आपको मिलेगी 123.5 की, सही है। तो ऐसे सोचो 90 की चीज खरीदी और 123.5 की मिलने लग रही है, तो भाई प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप बोलेंगे 33.5 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो सब यूनिट कॉन्सेप्ट है, हमको आंसर देना परसेंटेज में, तो कैसे करेंगे, तो आप बोलेंगे सर 33.5 का फायदा है किस पे, 90 पे, तो 100 पे कितना, सही है।
तो सर एक जीरो ये दशमलव हटाएंगे, जीरो यहां लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 37.2/9%। तो हमें पता था आंसर चूंकि 30 से ज्यादा आएगा और वो आया भी, कितना आया 37.2/9%। फिर से कह रहा हूं एग्जाम हॉल में ऐसे ही करिएगा। किताबें क्या सिखा रही हैं, यूट्यूब पे क्या पढ़ाने लग रहे हैं, आप सब समझदार हो, ठीक है। जो बता रहा हूं जैसे बता रहा हूं करते जाइएगा। ये सब शायद चीजें मुझे उस जमाने में नहीं आती थी जब मैं पेपर देता था। जब मैंने चीजों को अच्छे तरीके से सीखा तो मुझे लगा क्यों ना सही चीज को ही सही तरीके से सिखा दूं, है ना। तो बच्चे बस इसी तरीके से चीजों को सॉल्व करना है। ये टाइप था CPMRP वाला, राइट, जिसमें डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट दिया होता था। इवन ये तक प्रूफ कर सकते हैं कि CPMRP का रेशियो बनता कैसे, पर ये सब चीजें मैं नहीं कराता। उसका रीजन ये है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा जा रहा है और जैसे सॉल्व करना है अभी वो सीखना है ना। ये चीजें निकाल के बताना कि CPMRP का रेशियो कैसे जनरेट हुआ, ये सब ये कलाकारी नहीं है। कलाकारी ये है कि क्वेश्चन आए 10 से 12 सेकंड में कैसे सॉल्व हो। समझ रहे हो बात। यहां पे ना आर्टिकल का एक प्रॉब्लम आने लग रहा है। प्रॉब्लम CPMRP का ही है, बट एक एक्स्ट्रा लाइन आने लग रही है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछी जाती है आपके नॉलेज को चेक करने के लिए, राइट। तो हम उस क्वेश्चन को देखते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। काफी चीजें तो आपसे बनने लग रही होंगी, बस उस लाइन को किस तरीके से सॉल्व करना होता है या उस सेंटेंस पे किस तरीके से काम करना होता है, इस वीडियो में बस मैं वही सिखाने आया हूं, राइट। तो देखते हैं अपने इस फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आप जरा रीड करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। मतलब यदि आप किसी शॉप पे जाएंगे और 15 आर्टिकल को परचेस करेंगे तो एक आर्टिकल आपको क्या मिलेगा, फ्री का मिल जाएगा। मतलब घर आप कितने लेके आएंगे, 16, ओके। तथा ग्राहक को 4% की छूट देने पर भी उसे 35% का लाभ होता है। देखिए कितनी कलाकारी चल रही है। 15 सामान बेचेगा दुकानदार, एक सामान उसके एवज में मुफ्त में देगा, साथ में उन 15 सामान पे 4% का डिस्काउंट भी देगा। सही है कि नहीं। और क्या, उसके बाद उसको प्रॉफिट भी होने लग रहा है, कितने का, 35% का। तो हमसे कहा जा रहा है वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। मतलब बच्चे अपन को क्या निकालना है, वही सब कुछ CPMRP का रेशियो निकालना है। सही बात है, ओके। तो आप ऐसे सोचो सीधा सीधा क्या, कि इस बार डिस्काउंट कितने का है तो आप बोलेंगे 4% का है, प्रॉफिट कितने का है तो आप बोलेंगे 35% का है। तो सिंपल सी बात है, यदि मुझे CPMRP का रेशियो निकालना है तो फिर वो कैसे निकलेगा। तो आप बोलेंगे कि CPMRP का रेशियो निकालना है तो CP तो होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, मतलब 4 घटाएंगे तो आएगा 96, और 35% MRP आप समझते ही 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो वो 35% है, तो ये हो जाएगा कितना, 135। ओके, तो ये लिखना तो आप सीख गए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसी कोई काट दो और सॉल्व कर दो, यही हमारा आंसर है। सही है, पर वो फर्स्ट लाइन लिखिए ना, उसका बहुत बड़ा मीन है, जरा उस पर काम करना अपन को सीखना है। क्या कहा है कि एक दुकानदार 15 वस्तुओं को, ठीक है ना, बेचता है और एक वस्तु मुफ्त में देता है। ठीक, तो बच्चे आप ये सोचो, ये 96 क्या है, तो आप बोलेंगे सामान खरीदा है, 96 रुपए में उसने सामान खरीदा और उस पर लिखा कितना है, 135। तो आप जरा ऐसे सोचो कि भाई जो कस्टमर है वो जो पेमेंट करने लग रहा है वो कितने की कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर 15 की कर रहा है। ठीक, और सामान कितने ले जा रहा है, तो आप बोलेंगे 16 ले जा रहा है। सही है कि नहीं भाई, 15 सामान खरीद रहा है और एक सामान उसको फ्री में मिल रहा है, तो भाई वो पैसे तो दे रहा है 15 चीजों के, ठीक है, और चीज कितनी ले जा रहा है, 16। सही है कि नहीं, क्योंकि एक सामान मुफ्त में मिल रहा है। अब ऐसे सोचो, अब हमें यही चीज सोचनी है कैसे, दुकानदार के बिहाफ पे कैसे सोचनी है कि सर दुकानदार तो 16 की 16 चीजें लाया होगा ना। ये मत सोचो कि दुकानदार को भी वो चीज फ्री में मिली होगी, ये तो आपने अपना दिमाग लगा दिया, जो बिल्कुल नहीं लगाना। आप ऐसे सोचो, दुकानदार कितने का लाया है सामान, 96 का, और कितना, 16। बात समझ में आ रही है ना। तो ये 96 जो अमाउंट है ना, ये कितनी चीजों का है, तो आप बोलेंगे सर ये 16 चीजों का है, टोटल आर्टिकल का, राइट। और जो पेमेंट हुई है ना वो तो MRP पे हुई है, क्योंकि डिस्काउंट की तो समझ रहे हो ना, सॉरी डिस्काउंट 4% का दिया है ना, तो वो तो सब कैलकुलेट हो गया। अब वो कैलकुलेट होने के बाद उसमें लिखा है कि ग्राहक ने कितने सामान खरीदे, 15। तो ऐसे सोचो, ये जो 135 उसने अदा किए है ना, ये जो MRP जो भी अमाउंट बनने लग रहा है, ये उसने कितने सामान का दिया है, 15 सामान का, राइट। बस इसके बाद होगा ये क्वेश्चन सॉल्व।
ये जो लाइन लिखी थी ना फर्स्ट, क्या कि कोई दुकानदार 15 सामान की खरीदी पे, ठीक है ना, एक सामान मुफ्त में देता है। तो इसका मीन बस इतना सोचो कि दुकानदार तो लाया 16 आर्टिकल 15 पैसे में देके, और एक वो फ्री वाला है तो वो तो लाया होगा 16 के 16 पैसे में। और जो कस्टमर है ना, ठीक है, या जो उसने सेल किया है ना, या फिर दुकानदार ने जो सेल किया है वो किए 15 सामान, एक तो फ्री का है। तो ऐसे सोचेंगे 96 रुपए का जो सामान लाया वो 16 सामान की कीमत है, और जो उसको 135 मिलने लग रहा है ना, ठीक है ना, वो क्या मिलने लग रहा है, 15 सामान की कीमत। सही है कि नहीं? तो बस सर इसको सॉल्व कर देंगे। 16 से 96 जाएगा कितनी बार, ये जाएगा आपका 6 बार, ओके। और ये कितनी बार जाएगा आपका, तो ये जाएगा 9 बार। तो रेशियो क्या आएगा, 2:3। ठीक, मैं फिर से समझा रहा हूं सर, यदि यहां पे वस्तुओं की बात नहीं होती और सिर्फ इतना लिखा होता है कि किसी सामान को बेचने पे 4% का छूट दे रहे हैं, 35% का लाभ कमा रहे हैं, और CP/MRP का रेशियो बताओ, तो हम डायरेक्ट करते क्या, 96:135 सॉल्व कर देते, आंसर आ जाता। क्लियर बात? पर यहां पे फर्स्ट एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी है जो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही बदल देती है। वो क्या है कि एक दुकानदार 15 सामान की, मतलब 15 सामान को बेचने पर एक सामान मुफ्त में देता है। तो इसका इनडायरेक्टली मीन ये निकलता है कि सामान दुकानदार खरीद के लाया है 16, और कीमत उसको मिली है, या जो कस्टमर ने कीमत उसे दी है वो दी है 15 सामान की। ठीक है, तो हमेशा जितने आर्टिकल आए हैं दुकानदार ने या खरीदे वो नीचे इधर लिख दिया करो, CP के नीचे डिवाइड में, और जितने की कीमत अदा करी है कस्टमर ने या फिर दुकानदार को जितने रुपए मिले जितने आर्टिकल के, उसका कीमत लिखा करो MRP के नीचे। जस्ट इसको सॉल्व कर दो, आंसर अपने हाथ में। हमेशा ऐसे ही करिएगा, इन क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। ठीक है, देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है। मतलब 5 आर्टिकल आप परचेस करेंगे तो 3 आर्टिकल आपको एज ए गिफ्ट मिल जाएंगे, तथा ग्राहक को 20% की छूट देने के बाद उसे 25% का लाभ हो रहा है। छूट कितने का है, डिस्काउंट 20% का, प्रॉफिट 25% का। तो वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो ऐसे सोचो कि डिस्काउंट कितने का है तो आप बोलेंगे 20% का है, प्रॉफिट कितने का है तो आप बोलेंगे 25% का है, सामान कितने ले रहे हो तो आप बोलेंगे 5 ले रहे हैं, और कितने फ्री मिल रहे हैं तो 3 फ्री मिल रहे हैं। ओके, तो बस इतना सोचो, ये डिस्काउंट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है, हमने CP/MRP का रेशियो निकालना पड़ता है। जो पहला वाला कैसे आता है, 100 में से माइनस करके, तो 100 में से 20 जाएगा, कितना आएगा 80, और दूसरा वाला यहां का वैल्यू कैसे आता है, 100 में इसको जोड़ के प्रॉफिट परसेंट को, तो आ रहा है कितना 125। ओके, ये सर CP और ये MRP, ये सब चीजें आप जानते हैं। अब ऐसे सोचो 5 सामान खरीद रहे हो और 3 सामान मुफ्त में मिल रहे हैं, तो सर जो दुकानदार होगा वो तो 8 के 8 सामान खरीद के लाया होगा, 5 तो वो दे रहा है, वो 3 फ्री भी तो दे रहा है, तो टोटल सामान कितने हैं 8। और जो पैसे ले रहा है वो किसके ले रहा है, जिनको बेच रहा है, और बेच कितने रहा है 5, क्योंकि 3 तो फ्री में दे रहा है, तो ये कितने क्या है 5 का। बस सर इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इससे काटेंगे 10 आएगा, इसको इससे काट देंगे तो 5 दूनी होता है 10, 5 25 होता है, फिर आप 5 से उड़ा दो तो 2:5। तो CP/MRP का रेशियो बच्चे क्या आएगा 2:5, राइट। फिर से कह रहा हूं, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है ना, 5 सामान बेचने पे, है ना, प्रत्येक 5 वस्तुएं बेचने पे 3 वस्तुएं मुफ्त मिल रही हैं, सिर्फ इसी लाइन को बच्चे गलत कर जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चंस बनाए गए। बाकी यदि डायरेक्ट CP/MRP निकालना होता तो बच्चा निकाल सकता है, सही है ना। पर यदि ये लाइन दे दी जाती है तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको ऐसे ही करिएगा, कभी भी कहीं भी गलती होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, देखते हैं ऐसी एक और क्वेश्चन। देखिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त देता है। ओके, फिर कह रहा है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब फिर से इस क्वेश्चन को मैं अपने शब्दों में समझा रहा हूं, इस बार मैं वही लिखूंगा जो एग्जाम हॉल में आपको लिखना है। ठीक है, बस बाकी चीजें हम ओरली डिस्कस कर रहे होंगे। छूट कितने का है तो आप बोलेंगे 20% का, प्रॉफिट कितने का है तो आप बोलेंगे 20% का, सामान कितने दुकानदार बेच रहा है तो आप बोलेंगे 12, और कितने फ्री दे रहा है तो 4। क्लियर बात। तो बस ऐसे सोचो, CP/MRP का रेशियो इस बार निकलेगा कैसे, तो जो CP निकलता है वो 100 से कम, तो इस बार 20% की छूट है तो इधर तो आएगा 80, और प्रॉफिट कितने का 20% का, 100 में जोड़ते हैं तो ये आएगा 120। इतना तो आप बच्चों को समझ में आया होगा, गुड। अब यदि इतना समझ में आया तो सोचो सामान आप बेच कितने रहे हो तो आप बोलेंगे सर 12, और फ्री कितने दे रहे हो तो 4। तो भाई जो दुकानदार है वो तो आखिर 16 के 16 लाया होगा ना, 12 समझ रहे हो ना, और 4 वो भी तो लाया होगा जो फ्री में दे रहा है,
तो ये कितने की कीमत है 16 की, और जो कस्टमर से वो कीमत ले रहा है वो कितने की ले रहा है, जो बेच रहा है वो बेच कितने रहा है 12। तो बस बाकी सारी चीजें आप समझते हो, ये कटेगा 5 बार और ये इससे उड़ेगा कितनी 10 बार, तो रेशियो आ गया कितना 1:2। पेपर हॉल में सिर्फ ये लिखना है, सिर्फ ये, वो भी बहुत फास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से स्पीड बनती है, एग्जाम निकलते हैं, कॉन्फिडेंस आता है और लगता है कि जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एक विशेष टाइप के क्वेश्चंस जिसमें या तो कॉस्ट प्राइस को हम इक्वल कर रहे होते हैं, या फिर सेलिंग प्राइस को इक्वल कर रहे होते हैं, या फिर किसी भी एक वैल्यू को, चाहे वो जब आएगी तो आपको पता चलेगी, है ना, या तो सीपी होगा या एसपी ही होगा, जनरली यही रहता है, इसको हमें इक्वल करना होता है और कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम देखते हैं। तो देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें लिखा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। ओके, कहने का मीन ये है, दो आर्टिकल हैं जिनको बेचा जा रहा है, पहले वाले से लॉस हो रहा है और दूसरे वाले से प्रॉफिट हो रहा है। पहले वाले से लॉस है 15% 15% का, और दूसरे से प्रॉफिट है 19% 19% का, ठीक। फिर कह रहा है इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि होती है। यदि दोनों सामान को हम बेचते हैं तो उसके बाद ओवरऑल हमें कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 90 रुपए का, ठीक है। तो यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है, यह सेंटेंस बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है कि दोनों सामान को समान प्राइस पे बेचा है, इसका मीन क्या है, दोनों का ही जो सेलिंग प्राइस है वो सर इक्वल है। ओके, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें जो सेकेंड आर्टिकल है ना, उसको आखिर हमने कितने प्रतिशत, सॉरी क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए मतलब कॉस्ट प्राइस उसका निकालना है, राइट। तो बच्चे ऐसे सोचो, हमें आंसर काय में देना है, तो आप बोलेंगे सर रियल वैल्यू में कॉस्ट प्राइस बताना है ना, सेकेंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है। ओके, तो आप बोलेंगे सर आंसर रियल वैल्यू में देना है, तो इस क्वेश्चन में जो ओवरऑल 90 रुपए का लॉस हो रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं यूज होगा, सही है कि नहीं। यदि आंसर मुझे परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो के फॉर्म में देना होता तो मैं उसका बिल्कुल भी यूज नहीं करता। अब आते हैं जरा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। चूंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आराम से सॉल्व करूंगा ताकि सारी बातें आप समझ पाओ। जब आप एक या दो क्वेश्चन अच्छे से बना लेंगे, फिर मैं आपको डायरेक्ट उसी मेथड से कराने लगूंगा जो आपको पेपर हॉल में रखना है, ठीक है। तो भाई जो फर्स्ट आर्टिकल है उसको जब आप सेल कर रहे हैं तो आपको हो रहा है 15% का लॉस। तो 15% की फ्रैक्शन आप जानते हैं कितनी होती है, 3/20। ओके, और जो सेकेंड आर्टिकल है उसको सेल करने के बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है 19% का। ओके, और 19% की फ्रैक्शन क्या होती है, 19/100। तो ये बातें तो आपको समझ में आती हैं, ये सब पेपर हॉल में लिखना नहीं, ये सब चूंकि स्टार्टिंग है इसलिए मैं यहां पे बताना ठीक समझता हूं, ये जरूरी होता है, ठीक है। अब पेपर हॉल में कैसे लिखना होता है वो हम यहां पे देखते हैं, पर इसमें भी हमें सारी चीजें डायरेक्ट लिखना है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे सोचो, हम लिख रहे हैं यहां पे कॉस्ट प्राइस, यहां पे लिख रहे हैं सेलिंग प्राइस, यहां पे लिख रहे हैं फर्स्ट आर्टिकल की कंडीशन, और यहां हम लोग लिखेंगे सेकेंड आर्टिकल की कंडीशन, ठीक। तो आप जानते हैं क्योंकि फर्स्ट जो सामान था या आर्टिकल था उसको जब आप बेचे तो आपको लॉस हुआ है, और कितने का हुआ है, 15% का। तो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/20। ओके, तो मैंने हमेशा समझाया प्रॉफिट या लॉस काय पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। इसका मीन क्या है, ये जो फ्रैक्शन बनी है ना 15% की, इसमें जो नीचे वाली वैल्यू है 20, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कॉस्ट प्राइस को। तो हम ये बोलेंगे सामान की कीमत कितनी है, 20 यूनिट पहले वाले की, और 3 यूनिट के लॉस पे बेचा, मतलब सेल कितने में कर दिया, 3 कम 20 का खरीदा, 3 कम मतलब 17, मतलब 17 यूनिट में आपने वो सामान को सेल कर दिया। ओके, ठीक है। अब दूसरी बात हम यदि देखें तो जो सेकेंड आर्टिकल है इसमें आपको 19% का प्रॉफिट हो रहा है, और 19% की फ्रैक्शन 19/100। तो आप क्या बोलेंगे कि 100 का सामान है, 19 का फायदा है, मतलब बेचा कितने में, 119 में। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि भाई आपने खरीदा तो था उसको 100 का और बेचा कितने में, 119 में। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अब क्वेश्चन में एक सेंटेंस विशेष तौर पे लिखा गया है कि दोनों सामान को आपने समान विक्रय मूल्य पे बेचा है, या फिर दोनों को ही समान जो भी मूल्य है उस पर बेचा है, ठीक है। मतलब सेलिंग प्राइस दोनों ही आर्टिकल का क्या है सर, सेम है। और हम यहां देख रहे हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस फर्स्ट आर्टिकल का तो 17 यूनिट है और दूसरे का कितना है, 119 यूनिट। तो सर इन दोनों को इक्वल करना होगा, ये 17 119 को। तो मुझे पता है यदि मैं 17 का इंटू 7 से कर देता हूं ना तो ये 119 आ जाता है, आता है कि नहीं, आता है।
अब समस्या ये ऐसे थोड़ी होता है कि जहां इनटू की जरूरत पड़ी वही ठोक दिया, सही है कि नहीं। किसी चीज का यदि आप इनटू करते हैं तो पूरी इक्वेशन या पूरी लाइन या पूरे उस जो भी कॉन्सेप्ट होता है ना, जो भी कुछ बोलिए उसमें पूरे में करना होता है। तो जो कि यहां का 7 का इंटू हुआ है तो सर यहां भी होगा। तो उसके बाद हम बोल देंगे ये कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 140, और ये कितना हो गया तो आप बोलेंगे 190। अब मैं कह सकता हूं कि पहले आर्टिकल को भी आपने 119 यूनिट में बेचा है और दूसरे आर्टिकल को भी आपने 119 यूनिट में ही सेल किया है या बेचा है, ठीक है। जो क्वेश्चन में कहा भी जा रहा है कि दोनों का ही सेलिंग प्राइस इक्वल है, ठीक। अब बच्चे आप ऐसे सोचो कि आखिर दोनों सामान आपने खरीदे कितने में, तो इन दोनों को जोड़ लो, तो आप बोलेंगे 140 और 100, मतलब आपने 240 यूनिट में तो दोनों सामान खरीदे थे, है ना, परचेस किए थे, ओके। अब यदि मैं कहूं कि आपने बेचे कितने में, तो आप बोलेंगे 119 का ये, 119 का ये, तो हमने बेचे 238 में। बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। अब बात ये आती है कि खरीदा 240, बेचा 238, तो क्या हुआ, लॉस ही तो हुआ। अपने हिसाब से कितने यूनिट का लॉस है ना, ये समझ रहे हैं ना आप, तो इन दोनों का डिफरेंस है ना, तो आप बोलेंगे 2 यूनिट का लॉस है, और जबकि 2 यूनिट और असली में लॉस कितने का है, तो आप बोलेंगे 90 रुपए का। तो 1 यूनिट कितना हुआ, तो आप कहेंगे 45, ठीक है। हमें अब क्या निकालना है, हमेशा ध्यान रखना जब भी आंसर रियल वैल्यू में देना होता है तो घूम फिर के 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया करो, उसके बाद वो जो पूछेगा ना सबके आंसर हम दे सकते हैं। इस बार क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि दूसरे सामान का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो दूसरा सामान कौन सा है, ये, और उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, ये, मतलब मुझे 100 यूनिट की वैल्यू बताना है। 1 यूनिट है 45, तो 100 यूनिट कितना होगा, तो भाई 45 से इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 4500 रुपए। मतलब दूसरे सामान को कितने में खरीदा आपने, 4500 रुपए में। देखिए इस यूनिट मेथड को आप पढ़ेंगे ना तो इसमें फायदा देखिए क्या है। कोई मेरे से पूछता है फर्स्ट सामान का कॉस्ट प्राइस बताओ, तो 140 इंटू 45, सही है कि नहीं। कोई कहता है कि भाई पहले सामान को बेचा कितने में, तो 119 इंटू 45, दूसरे सामान को कितने में बेचा, 119 इंटू 45। मतलब कुछ भी आंसर वो पूछना चाहे हम सबके आंसर बताने के लिए आराम से स्वतंत्र है, सही है कि नहीं। तो इस तरीके से हमें चीजों को करना होता है। ये क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं और इनको ऐसे ही सॉल्व करिएगा। हर क्वेश्चन 2 से 3 लाइन का नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस बड़े होते हैं जिनमें आपको थोड़ा सोच विचार करना होता है और आंसर तक आप ऐसे पहुंच पाते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, उनको भी जरा देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस बेहतरीन सेकंड क्वेश्चन को, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। देखते हैं इसकी लैंग्वेज। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से पहली को 20% हानि पर तथा दूसरी को 60% लाभ पर बेचता है। मतलब इस बार भी क्या हो रहा है, 2 आर्टिकल को आप सेल कर रहे हो, फर्स्ट से आपको लॉस है और वो कितने का है, 20% का, और दूसरे से आपको प्रॉफिट है और वो कितने का है, 60% का, ठीक। फिर कह रहा है यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान, मतलब दोनों का ही जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है सर, इक्वल है, ठीक है, तथा उनके क्रय मूल्यों में 3200 का अंतर है, और दोनों के ही जो दोनों आर्टिकल है ना उनके कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस दे रखा है इस बार 3200 का। इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। फिर लिखा है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें हर सामान कितने रुपए में बेचा ये निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हैं दोनों का ही विक्रय मूल्य समान है, मतलब हम किसी एक का निकाल लें तो दूसरे का भी उतना ही होगा, ठीक, ओके। अब देखिएगा जैसे पेपर होल में करना है इस क्वेश्चन को मैं इस बार वैसे करूंगा, ठीक है। इसमें लिखा है 20%, 60%, पहला हानि दूसरा लाभ और 3200 का अंतर, ओके। अब आइए जरा इधर, तो ऐसे सोचो कि पहले सामान को बेचा आपने 20% लॉस पे और दूसरे को बेचा है कितने पे, 60% के प्रॉफिट पे, ठीक। तो पेपर होल में ना हमें ये सब डायरेक्ट सोचना होता है। कैसे सोचना होता है मैं आपको बताता हूं। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 1/5। तो वो 5 क्या बता रहा है, कॉस्ट प्राइस, और वो ऊपर का 1 क्या बता रहा है, लॉस। मतलब 5 का सामान कितने में टिका दिया है, 1 का मतलब 4 में, ठीक। तो बस ऐसे सोचो 5 में खरीदा है और 4 में आपने टिका दिया, बेच दिया, सेल कर दिया, ओके। दूसरा सामान की क्या स्थिति है, तो आप बोलेंगे इससे 60% का प्रॉफिट कमाया, और 60% का फ्रैक्शन क्या होता है, 60/100, 6/10, 3/5। मतलब 5 यूनिट का सामान 3 यूनिट के फायदे में बेचा तो कमाया कितना, 8 यूनिट। मतलब 5 का सामान कितने का गया, 8 यूनिट का, ओके। ये सब आप समझते हैं। ये कॉस्ट प्राइस लिखते हैं यहाँ पे अपन, ये सेलिंग प्राइस लिखते हैं, ये फर्स्ट मतलब आर्टिकल की कंडीशन होती है और सेकंड की होती है ना। ये सब मैं नहीं लिखूंगा जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था। फिर स्पीड कैसे बनेगा, एग्जाम कैसे निकलेगा, सही है कि नहीं। जो सिखा दिया फर्स्ट क्वेश्चन में वो पूरा डिटेल था। पेपर होल में ऐसे ही सोचना, इवन ये भी नहीं लिखना, ये मन ही मन में करना, ये सब डायरेक्ट आपने ये बस लिखना है। अब ये सोचिए यहां पे इक्वल क्या है, तो आप बोलेंगे दोनों का ही विक्रय मूल्य समान है, दोनों का ही सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो यहां तो सर अलग अलग है।
तो ये 4 को कितना बनाना है 8। कैसे पॉसिबल है 2 का इंटू करके। तो जिसका इंटू यहां होगा पूरी लाइन में होगा, पूरी इक्वेशन में होगा, है ना। तो यहां पे भी हो गया। तो ऐसे हम बोल देंगे ये सामान कितने का पड़ा अपन को 10 यूनिट का खरीदी, है ना, मतलब कॉस्ट प्राइस, और बेचा कितने में आपने 8 यूनिट में। अब सोचो, ऐसे सोचो, पहले सामान खरीदा है 10 यूनिट का, बिका है 8 यूनिट में। दूसरा सामान खरीदा है 5 यूनिट का, बिका है 8 यूनिट में। दोनों ही सामान 8-8 यूनिट में बिके, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों का समान हो गया, जो हमें करना भी था। ओके, अब ऐसे सोचो क्वेश्चन में रियल वैल्यू क्या दी है, तो आप बोलेंगे 3200 रुपए, 3200, और वो है क्या, तो आप कहेंगे सर दोनों सामान के क्रय मूल्य का अंतर, मतलब दोनों ही आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है वो मेंशन है, कितना 3200। तो अपना कितना है, तो आप बोलेंगे सर अपना है 5 यूनिट। तो बस 5 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 3200 को। तो 1 यूनिट किसको करेगा, तो आप बोलेंगे 5 छके 30 होता है, 5 चौक 20 होता है, 640 को। ओके, फिर पूछा क्या है, तो पूछ रहा है कि प्रत्येक सामान का विक्रय मूल्य बताइए, मतलब हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, और दोनों ही आर्टिकल तो समान रूप में, मतलब समान दाम में बिके 8-8 यूनिट में, तो हम एक का निकाल लें, दूसरे का भी वही होगा। तो हमें कितने की वैल्यू चाहिए 8 यूनिट की, और हमें पता चल गया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बच्चे 640। तो बस 8 × 640 ये हमारे एक सामान की वैल्यू है, किसी भी एक आर्टिकल की, और दूसरे आर्टिकल की भी यही रही होगी, है ना। तो इस तरीके से चीजें हमें सॉल्व करना है, इन क्वेश्चंस को ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही जवाब बनाएंगे तो आपका स्पीड बनेगा। फिर से कह रहा हूं, कुछ क्वेश्चन सर समय लेते हैं और वो लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल हवा में उड़ाने के होते हैं, जो मैं पीछे कराया भी हूं और आगे भी फ्यूचर में कराऊंगा। पर आप सोच रहे हैं हर एक क्वेश्चन पे हम समान समय दें, ऐसा नहीं है पॉसिबल। कुछ क्वेश्चंस का लैंग्वेज ऐसा होता है जहां से आपको चीजें डायरेक्ट बनाना होती हैं, और कहीं सॉल्यूशन में आपको थोड़ा तो समय देना ही होता है। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस बेहतरीन क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। इस लाइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, एक कोई पर्सन है जो 3 आर्टिकल है और उनको कितने बेच रहा है, सेम सेलिंग प्राइस पे। ओके, वह पहली वस्तु को 20% लाभ, दूसरी को 10% हानि तथा तीसरी को 25% हानि पे बेचता है। ठीक, तो हम जानते हैं परसेंटेज दे रखी है, इसका सबसे पहला काम क्या है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक, लाभ और हानि की है, प्रॉफिट या लॉस की है, तो नीचे की वैल्यू क्या है कॉस्ट प्राइस। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस के। ठीक, फिर कह रहा तथा इस प्रकार उसे कुल मिला के 120 की हानि होती है। ओवरऑल लॉस कितने रुपए का हो रहा है, रियल में बता रहा है 120 रुपीज का। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं तीनों का ही सेलिंग प्राइस तो सेम है, तो हम प्रत्येक सामान का विक्रय मूल्य निकालना, तो एक का निकाल देंगे, बाकी बची हुई 2 का भी वही रहेगा। सही है कि नहीं। ओके, अब चूंकि सारी चीजें आप समझते हैं तो मैंने कुछ इंफॉर्मेशन डायरेक्ट लिख रखी है। फर्स्ट वैल्यू जो है, आर्टिकल जो है उससे 20% का क्या हुआ है प्रॉफिट, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। दूसरे सामान से 10% का लॉस है तो उसकी फ्रैक्शन 1/10। तीसरे सामान से 25% का लॉस है तो किसकी फ्रैक्शन 1/4। ओके, अब बच्चे ऐसे सोचो, पहला सामान खरीदा 5 का, 1 का फायदा मतलब बेचा 6 में, तो मैंने लिख दिया 5 का सामान 6 में गया। दूसरे सामान से 10% का लॉस, तो 10 का सामान 1 के लॉस मतलब 9 पे बेचा, 10 की चीज 9 पे बिकी। तीसरे सामान पे 25% का लॉस हुआ, मतलब 4 के सामान पे 1 की कमी, मतलब 4 की चीज कितने में गई 3 में। ओके, ये आप जानते हैं सब कॉस्ट प्राइस है, पहले सामान का, दूसरे का, तीसरे का। ये सेलिंग प्राइस है, पहले सामान का, दूसरे का और तीसरे का। सही है ना, यहाँ पे 1 2 3 लिखा रहता था। जैसा हमने सीखा है ना, वो माइंड में सेट कर लिया करो कि यहाँ पे ऑलवेज सीपी है, यहाँ पे एसपी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। यदि आप इतना माइंड में रखेंगे तो लिखने का जरूरत नहीं होगा, स्पीड ऑटोमेटिक बनने लगेगा। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि फर्स्ट लाइन जो लिखी है ना, कि तीनों वस्तुओं का आपने समान मूल्य पे बेचा, तीनों ही आर्टिकल को आपने सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा, और यहां तो कुछ अजीब दिख रहा है। तो इस बार ना हमें इन तीनों वैल्यूज को इक्वल करना है। तो जब 2 से ज्यादा चीजें होना और आपको समझ में ना आए तो सीधा सा फंडा एलसीएम ले लो। तो यदि मैं कहूं 3, 6 और 9 है ना, मतलब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो मैंने आपको सिखाया था एलसीएम वाले चैप्टर में। जिनको नहीं आता है पहले एलसीएम वाला चैप्टर देख लेना, एलसीएम कैसे निकालते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो आप बोलेंगे 9। तो ऐसे सोचो कि मेरा एलसीएम 9 है, तो यदि 9 है एलसीएम तो क्या 6 से 9 को पूरा डिवाइड किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, तो 9 तो नहीं है अपना आंसर। अब बात आती है 9 की टेबल में आने वाली दूसरी संख्या, तो वो क्या होगी सर 18। तो ऐसे सोचो क्या 6 18 को काट देगा, हाँ 3 बार काट देगा, 9 काट देगा, काट ही देगा क्योंकि 2 बार में है ना, उसकी टेबल में ही आ रहा है।
3, तो आप बोलेंगे 6 बार काट देगा। मतलब सर 6, 9 और 3 का एलसीएम कितना है बच्चे? 18 है ना। तो ये एलसीएम अपन को लेना आ गया डायरेक्ट। ठीक है, अब ऐसे सोचो इस 6 का डिवाइड करना 18 में, तो कितना आएगा? 3। तो इस 3 का इंटू अपन यहां करेंगे, और जिसका इंटू यहां करते हैं पूरी लाइन में पूरी इक्वेशन में होता है, तो 3 का यहां भी हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे सोचो 9 का इंटू का 9 का डिवाइड करना है इस 18 में, तो कितना आएगा? 2। तो सर 2 यहां लिखेंगे और उस 2 को अपन इधर आगे भी ले जाएंगे। वैसे ही इस 3 से डिवाइड करेंगे 18 में, तो कितना आएगा सर? 6। और वैसे इस 6 का इंटू इधर भी होगा। तो उम्मीद करता हूं अब आप देखो 6 18, 9 दूनी 18, 3 इंटू 6 भी 18, मतलब तीनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमने इक्वल कर दिया। क्लियर बात? ओके। अब ऐसे सोचो कि तीनों सामान अपन ने खरीदे कितने में, तो वो इससे पता चलेगा। तो जरा करते हैं, 5 3 और 15, 10 इंटू 2 20 और 6 चौक 24, मतलब सर 5 4 होता है 9, है ना, 2 4 और 1 5, मतलब 59 यूनिट में अपन ने तीनों सामान को परचेस किया है। ओके, अब बात आती है जब बेचने की, तो हमने कमाया कितना, तो आप बोलेंगे 18 18 18, मतलब ये होता है 54। तो ऐसे सोचो तीनों सामान खरीदे 59 में और बिके हैं तीनों सामान मिला के कितने में? 54 यूनिट में, तो लॉस ही तो हुआ है। और कितने का लॉस है? तो आप बोलेंगे 5 यूनिट का। और असली में लॉस क्वेश्चन में मेंशन है कितने का सर? वो शायद 120 का था, है ना। 1 मिनट देखता हूं, 120 का ही था। कहां गया? हाँ 120 का लॉस है। ठीक है, तो 5 यूनिट 120 है, तो 1 यूनिट कितना है? तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, मतलब 1 यूनिट आ रहा अपना 24। तो हमसे पूछा है हर आर्टिकल का हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, और सेलिंग प्राइस तो हमें पता है हर आर्टिकल का 18 18 18 यूनिट है, तो किसी एक का निकाल देते हैं, बाकी 2 का वैसे ही होगा। तो हमें टोटल वैल्यू चाहिए 18 यूनिट की, और 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता चल गई है, वो है 24। तो 18 इंटू 24 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा था प्रत्येक सामान का विक्रय मूल्य बताइए, तो प्रत्येक सामान हमारे हिसाब से 18 यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू 24, तो हमारा आंसर 18 इंटू 24। क्लियर है सर? इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को बनाना है, चाहे 2 आर्टिकल पे क्वेश्चन आए, चाहे ऐसे 3 आर्टिकल पे आए, करना ऐसे ही है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है एक व्यक्ति 1710 में 2 वस्तुएं बेचता है, मतलब 2 आर्टिकल हैं, दोनों को बेचने के बाद टोटल कितने रुपए हमें मिले? 1710 रुपए। ठीक, फिर बोल रहा है वह अपनी पहली वस्तु को 10% हानि पे, फर्स्ट आर्टिकल से लॉस है कितने का? 10% का, तथा दूसरी को 25% प्रॉफिट पे बेचता है, लाभ पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक, क्या? यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। यह लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है, मतलब फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेकेंड आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। लैंग्वेज अलग है इस बार। ठीक है, ओके। फिर कह रहा है तो ज्ञात कीजिए कि उस वस्तु को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि है, मतलब इन दोनों सामान को बेचने के बाद आखिर हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हमें निकालना है। अब जरा ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में लिखा है 50L, 60L, 90P, 70P, मतलब हमें कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसका रियल में आंसर देना है। तो जब भी रियल वैल्यू में आंसर देना है तो क्वेश्चन में एक रियल वैल्यू का होना जरूरी है, और जो इस बार दे भी रखी है 1710, और ये है क्या? तो आप बोलेंगे दोनों सामान को बेचने के बाद जो हमें मिला है। ठीक है, ओके। तो ऐसे सोचिए कि फर्स्ट आर्टिकल को जब आपने सेल किया तो क्या हुआ? तो आप बोलेंगे सर 10% का लॉस हुआ है, और सेकेंड आर्टिकल को आपने जब सेल किया तो क्या हुआ है? तो 25% का प्रॉफिट हुआ है। ओके, ये सब लिखना नहीं है अपन को, ये मन ही मन में करना होता है। अभी चूंकि मैं सिखा रहा हूं इसलिए करना थोड़ा जरूरी होता है। तो ऐसे सोचो 10% की फ्रैक्शन तो 1/10, मतलब सर 10 का सामान खरीदा है और बेचा कितने में? 1 कम में, मतलब 9 में। ओके, दूसरे सामान से प्रॉफिट हुआ है 25% का, 25% की फ्रैक्शन 1/4, मतलब 4 का सामान 1 के फायदे, मतलब कितने में गया है? 5 में। ओके, अब आप चूंकि जानते हैं ये कॉस्ट प्राइस होता है, ये सेलिंग प्राइस होता है, ये फर्स्ट आर्टिकल की लाइन होती है और ये सेकंड की होती है। इस बार ना क्वेश्चन में लिखा है पहले सामान का कॉस्ट प्राइस दूसरे सामान के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ के देख लीजिए, उस लाइन में मेंशन है फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। ठीक है, मतलब पहले सामान का क्रय मूल्य जो कि ये 10 यूनिट है दूसरे सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 5 यूनिट के। तो समस्या ये इन दोनों को एक जैसा बनाना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सेलिंग प्राइस को एक जैसा बनाते थे। अरे भाई जैसी लैंग्वेज होगी वैसे काम करना है।
तो इस बार बोल रहा है कि फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस का वैल्यू और सेकंड के सेलिंग प्राइस का वैल्यू इक्वल रखना है। मतलब मैं 5 को 10 बना सकता हूं 2 का इंटू करके, तो यदि यहां करूंगा तो यहां भी करना होगा, क्योंकि करते तो पूरी लाइन में। सही है ना? ओके, अब ऐसे सोचो दोनों सामान को खरीदा कितने में, तो एक को 10 यूनिट में, एक को 8 यूनिट में, मतलब टोटल खरीदी अपन ने 18 यूनिट में। ओके, अब बेचने की बात करें तो भाई पहला तो बिका 9 यूनिट में, दूसरा बिका 10 यूनिट में, तो टोटल सामान से अर्न कितना हुआ अपन को 19 यूनिट। अब ऐसे सोचो ये तो सब नकली वैल्यू है या वो वैल्यू जो यूनिट के फॉर्म में, तो हमारा ये जो इस बार 19 यूनिट है ना, असली में कितना बता रहा है 1710 लिखा है ना, कि दोनों सामान को बेचने के बाद 1710 रुपीस हमको अर्न हुआ या मिला है ना, तो हम कह देंगे 19 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है 1710। तो एक यूनिट कितना करेगा, तो आप बोलेंगे सर 90। ओके, अब बात ये आती है जब एक यूनिट 90 है तो हमें क्या निकालना है, तो इस बार बोल रहा है ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट कितने का हुआ है। तो ऐसे सोचो दोनों सामान खरीदे 18 के, बिके 19 में, तो हमें क्या हुआ है ओवरऑल, तो आप बोलेंगे एक यूनिट का फायदा, क्योंकि 18 की चीज 19 में जाएगी तो फायदा ही तो होगा। तो प्रॉफिट हुआ है कितने का, एक यूनिट का, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 90, तो हम बोल देंगे 90 रुपए का सर प्रॉफिट है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीजों को सॉल्व करना होता है, बनाना होता है, और ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, इस टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत है बेहतरीन है उसको भी कर लेते हैं, तो देखते हैं जरा उसको। देखिए इस मेरे वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करिएगा। इसमें लिखा है ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 है। ठीक, मतलब दो आर्टिकल हैं जिनके नाम है ए और बी, और उन दोनों का ही सेलिंग प्राइस इक्वल है और वो है 1800। ठीक, ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर तथा बी क्रय मूल्य पर करता है। ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए अपना जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस पे, और बी जो है अपना जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर रहा है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक, उनके क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको डिफरेंस निकालना है कॉस्ट प्राइस का, दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस इस बार फाइंड आउट करना है। ठीक, यदि दोनों का लाभ 20% हो। ओके, तो भाई जरा मैं आराम से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है ना। जरा देखते हैं, तो ऐसे सोचो कि भाई आपको ना दो सामान है, एक पहला सामान है जिसका नाम है ए, और जो दूसरा है उसका नाम है बी। पहले को भी आपने बेचा है तो 20% का प्रॉफिट हुआ है, और दूसरे को भी बेचने से आपको प्रॉफिट ही हुआ है 20% का। ओके, पर ध्यान से समझिएगा, जो फर्स्ट आर्टिकल है ना उस पे जो प्रॉफिट हो रहा है 20% का, पर वो कैलकुलेट हुआ है काय पे, सेलिंग प्राइस पे। ओके, तो जरा ये अलग चीज हो गई। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 1/5। और याद करो यदि कुछ नहीं लिखा होता है तो हम प्रॉफिट और लॉस काय पे मानते कैलकुलेट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। पर चूंकि इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा या स्पेशली मेंशन किया गया है क्या, कि जो फर्स्ट आर्टिकल है उस पे 20% का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कैलकुलेट हुआ है सेलिंग प्राइस पे। ओके, मतलब ये 5 इस बार सीपी नहीं है, ये क्या है सर, एसपी। और ध्यान रखिएगा जब भी ये नीचे वाली वैल्यू सीपी ना हो एसपी हो, तो ये जब अपन प्लस लगाते हैं ना प्रॉफिट में या लॉस में माइनस लगाते हैं, इसको हटा देना। समझ रहे हो ना, ताकि कभी भी गलती होने का चांस ना हो। ओके, अब ऐसे सोचो 5 का सामान बेचा है और 1 का हुआ है आपको प्रॉफिट, 1 का हुआ है आपको प्रॉफिट, तो सिंपल सी बात है खरीदा कितने में होगा, तो आप बोलेंगे सर खरीदा होगा पक्की बात है 4 यूनिट में, तभी तो 1 का फायदा होगा। सही है कि नहीं? मैं फिर से समझा रहा हूं इस बात को, क्या कि जो पहला आर्टिकल है जिसका नाम है ए, उस पे आपको प्रॉफिट हुआ है 20% का, पर वो कैलकुलेट किया गया सेलिंग प्राइस पे। तो हम समझ गए कि 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। नीचे की वैल्यू इस बार एसपी है, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो चल रहा है वो सेलिंग प्राइस पे चल रहा है। ठीक, ओके, और ऊपर क्या होता है, जिसका परसेंटेज है तो प्रॉफिट है, तो 1 का प्रॉफिट है, तो ऐसे बोलो 5 का सामान बिका है जिसमें 1 का प्रॉफिट है, तो खरीदा कितने में होगा, 4 में। ठीक, अब जरा इधर आते हैं, तो बी की बात करूंगा तो ये 20% का प्रॉफिट है, तो 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5, 5 का सामान खरीदा है, समझ रहे हो ना, ये तो कॉस्ट प्राइस में कैलकुलेट हुआ है। जो सेकंड आर्टिकल है जिसका नाम बी है, उसका 20% का जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कहाँ पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे, तो यहां कोई लफड़ा नहीं है। तो हम बोलेंगे ये सीपी है, 1 का फायदा है, तो बेचा कितने में होगा ये सामान, 6 यूनिट में। ओके, अब जब इधर आते हैं, तो पहले सामान का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो आप बोलेंगे 4, और बिका कितने में, तो आप बोलेंगे 5 यूनिट में। और दूसरे सामान का कॉस्ट प्राइस कितना है सर, ये 5 है ना, गलती नहीं करिएगा, इसको एसपी और ये सीपी लिख देता हूं, और ये क्या है सर, सीपी है, और ये क्या है, एसपी। ये चूंकि आप स्टार्टिंग में सीखने लग रहे हैं इसलिए मैं हर चीज लिख के बता रहा हूं, ताकि कहीं भी गलती ना हो और सारी बात अच्छे से समझ जाए।
पर पेपर हॉल में इतना कुछ भी नहीं करना है, ये सब घर से इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस करके जाना है इन सेंटेंस पे, इन फॉर्मेट्स पे, ताकि हम डायरेक्ट ये सब लिखना सीख जाएं, तभी स्पीड बनेगा और हमारा एग्जाम निकलेगा। फिर से कह रहा हूं, जो गलतियां मैंने अपनी लाइफ में करी आप बिल्कुल मत करना, नहीं तो सर पेपर ही देते रहोगे और बस पेपर ही देते रहोगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, खासतौर पर अपने उन सारे स्टूडेंट से जो मेरी पढ़ाई मेरे काम को पसंद करते हैं। ठीक है, आइए जल्द। तो हम बोलेंगे 4 का सामान खरीदा और 5 में बेच दिया। वैसे बच्चे दूसरी चीज कितने में खरीदी? 5 में, और बिकी कितने में? 6 में। तो 5 की चीज जा रही है सर कितने में? 6 में। ओके, अब जरा ऐसे सोचो, इस बार फर्स्ट लाइन क्या लिखिए कि दोनों सामान को हमने समान विक्रय मूल्य जो कि कितना 1800 में बेचा है। तो सर यहां पे तो अलग अलग में बेचा है, ये समझ रहे हो ना, ये सीपी की लाइन होती है, ये एसपी की होती है, ये फर्स्ट आर्टिकल की होती है, सेकंड की होती है। तो पहला सामान बिका 5 में और दूसरा बिका 6 में, और जबकि वो कह रहा है कि समान प्राइस पे बेचा है, मतलब इन दोनों को एक जैसा बनाना है। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे 6 का इंटू कर दूं तो ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 का इंटू कर दूं तो ये 30 हो जाएगा, है ना, आपस में इंटू कर दिया। तो जिसका इंटू यहाँ होगा पूरी लाइन में होगा, मतलब यहाँ भी 6 का होगा और यहाँ 5 का करा है तो यहाँ भी 5 का होगा। अब आप समझ जाइए 6 चौक कितना होता है, तो आप बोलेंगे 24, 5 25, ओके, 5 छके 30, ओके, 6 पंचे 30, ओके। अब जरा मैं आपसे कहूं कि एग्जाम में क्या दिया रियल वैल्यू, तो आप बोलेंगे हर सामान 1800 का बिका है, और हमारा कितने का बिका है? 30 यूनिट का। तो हम क्या बोलेंगे? 30 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है कितना? 1800। तो 1 0 से 1 0 गया, 3 संग 18, मतलब 1 यूनिट कितना आ गया? 60। ओके, अब क्या पूछ रहा है कि दोनों सामान का क्रय मूल्य का अंतर बताओ, यही पूछ रहा है। तो भाई कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का अंतर हमारे हिसाब से कितना है? 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? 60। मतलब दोनों सामान के कॉस्ट प्राइस में कितने का अंतर है? डिफरेंस है 60 रुपीज का, राइट। ये जो टाइप मैंने अभी पढ़ाए, सिखाए, समझाए, अपनी तरफ से मेहनत की, ये बेहद इंपॉर्टेंट टाइप हैं और इनको ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा और यही सबसे सही मेथड है, राइट। तो आज अपन जिस टाइप को पढ़ रहे हैं ये एक विशेष टाइप है, इसको मैं कह सकता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस के वो वाले क्वेश्चंस हैं जो इक्वेशन बेस्ड होते हैं, राइट। कैसे इक्वेशन जनरेट होती है, कैसे हमने सॉल्यूशंस करना है, इन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो देखते हैं इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी ने एक किताब 9% लाभ तथा एक पेन 13% लाभ पर बेचा, ठीक। फिर कह रहा है अगर वो किताब 13% और पेन 9% लाभ पर बेचे तो उसे 80 ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। कहानी कुछ ऐसी है कि कोई व्यक्ति है, उसके पास 2 सामान है, एक किताब है और एक पेन है, राइट। फिर कह रहा है कि यदि किताब जो बुक है ना उसको हम यदि 9% प्रॉफिट पे और पेन को 13% प्रॉफिट पे बेचे तो सिंपल सी बात है हमको ओवरऑल कुछ प्रॉफिट ही मिलेगा। जब दोनों चीजों को हम प्रॉफिट पे ही सेल करेंगे तो प्रॉफिट ही मिलना है, ठीक। फिर सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि नहीं, यदि बुक को हम 13% के प्रॉफिट पे, ओके, और पेन को 9% के प्रॉफिट पे बेचते हैं तो हमको 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे। मतलब मिल तो पहले भी रहे थे और ये सेकंड कंडीशन में क्या करा, जो परसेंटेज है ना उसको इधर उधर कर दिया, तो हमको प्रॉफिट तो आज भी होगा पर उस प्रॉफिट जो पहले होने लग रहा था उससे 80 ज्यादा मिलेंगे, ऐसा कुछ दिया है, ठीक। फिर कह रहा है किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हमको ओवरऑल निकालना है कि हम जो बुक लाए हैं वो कितने रुपए का लाए हैं और पेन लाए हैं वो कितने रुपए का लाए हैं। फिर कह रहा है दोनों को हमने खरीदा है 20,000 रुपए में, राइट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं वैसे ही करिएगा, ठीक। मान लेता हूं सर जो किताब है, बुक है, उसको हम खरीद के लाए हैं 20 रुपीज में, ओके। साथ में जो दूसरी चीज है जिसका नाम है पेन, है ना, उसको हम खरीद के लाए हैं 20 रुपए में, ऐसा हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, ठीक। अब आप ऐसे सोचो कि आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है। यदि पहली इक्वेशन में देखूं तो वो कह रहा है किताब को 9% के प्रॉफिट और पेन को 13% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, ओके। तो ऐसे सोचो कि भाई जो किताब है ना, किताब मतलब बुक, हमने बुक को सेल किया कितने % के प्रॉफिट पे, तो बोल रहा है 9% के प्रॉफिट पे, ओके। तो हमको ओवरऑल ये प्रॉफिट हुआ होगा, समझ रहे हो ना, कॉस्ट प्राइस का 9%, मतलब वो प्राइस निकल के आएगा जो हमको प्रॉफिट के रूप में बुक से मिल रहा है, क्लियर, ओके। फिर कह रहा है कि भाई साथ में आप पेन को कितने % के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, 13% के। तो सिंपल सी बात है, पेन को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पेन का ये कॉस्ट प्राइस है, उस कॉस्ट प्राइस का 13% निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो पेन का प्रॉफिट जो हमको पेन को बेचने के बाद मिलने लग रहा है, ओके। तो जी जब हम बुक को और पेन को
इतने और इतने परसेंट पे बेचेंगे तो हमको ओवरऑल एक प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं पी से। ठीक, अब चूंकि ये पेन है और ये भी प्रॉफिट है तो थोड़ा सा आपको डाउट होगा, इसलिए सर इसको कलम कर देते हैं, पेन मतलब कलम के, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो इसको ही मैं के लिख दे रहा हूं। ठीक, अब दूसरी कंडीशन में क्या रहा है कि भाई यदि आप बुक को 13%, मतलब दूसरी कंडीशन में बुक को हम सेल करें 13% के प्रॉफिट पे, ओके, और साथ में पेन का बोल रहा है 9% के प्रॉफिट पे करें, तो पेन को हम के से लिख रहे हैं कलम, है ना, इसको हम 9% के प्रॉफिट पे सेल करें, तो फिर कहने लग रहा है क्या, तो उसे 80 ज्यादा मिलेंगे, 80 ज्यादा मिलेंगे। इसका मीन ये है जो प्रॉफिट पहले होने लग रहा था वो तो होगा ही होगा, प्लस 80 ज्यादा मिलेंगे। कहानी कुछ ऐसी है, राइट। तो बस हमको पता है चूंकि दो इक्वेशन है, दो ही अननोन है, कहने को 3 अननोन है, पर ठीक है वो थर्ड वाला अननोन अपने आप हट जाएगा, ठीक है ना। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आराम से हम बी और के को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई, तो एक काम करो, चूंकि यदि आप घटाते हैं तो भी आ जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं सर, इस सेकेंड इक्वेशन में से, इस सेकेंड इक्वेशन में से इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं या फिर घटा रहा हूं, ठीक है। तो चूंकि इसमें से इसको घटा रहा हूं तो सिंबल इस इक्वेशन के चेंज होंगे, है ना, मतलब ये वाली में आगे माइनस लग जाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, माइनस का कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा, माइनस का, क्योंकि हम घटा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में से, ये सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को। तो आप जानते हैं 13% में से 9% हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4%, तो बी का 4%, ओके। वैसे ही हम इस 9% में से -13% को घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस के इंटू 4%, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे होंगे, 13 में से 9 को घटाया तो 4 आया, चूंकि 13 जाता है 9 कम में इसलिए पॉजिटिव रहा, पर यहां पे 9 में से 13 को घटाया और चूंकि 13 माइनस का है और वो बड़ी वैल्यू है तो साइन माइनस का आएगा और के का 4%, ओके। वैसे ही सर पी पॉजिटिव है, पी नेगेटिव है तो ये आपस में कट जाएगा और ओवरऑल यहां से क्या बनेगा, 80। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, 4% को हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो 4% को हम कॉमन लेंगे और कॉमन लेके हम 4% को 4/100 भी लिख सकते हैं, और यहां से क्या आएगा, b माइनस के और इक्वल टू 80। अब सर इसको काट दीजिए तो आप बोलेंगे 2 टाइम्स 20 आ जाएगा, ठीक है, और फिर b माइनस के हम निकालना चाहें तो वो निकल के आ रहा है कितना, 100 का इंटू करेंगे तो 2000, राइट। तो हमको एक इक्वेशन मिल गई, b माइनस के इक्वल टू 2000, मतलब बुक और कलम या बुक और पेन के बीच में कॉस्ट प्राइस में कितने का डिफरेंस है, 2000 का, ओके। तो ये अपनी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब बच्चे आप ऐसे सोचो कि क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है, उसका भी कहीं यूज हो रहा है, अगर दोनों का 20,000 रुपए में दोनों का कॉस्ट प्राइस है, लिखा है ना, उस लाइन को पूरा पढ़ लीजिए, किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो अगर वो दोनों 20,000 में खरीदता है। मतलब ये है कि b प्लस के इक्वल टू कितने का है, दोनों मिला के 20,000 का। अब जो बच्चे मेरे से बोट एंड स्ट्रीम पढ़े होंगे या जिन्होंने मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक सिखाई हैं, वहां मैंने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक फास्ट वे बताया, राइट। क्या था, देखिए b पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, तो मैंने क्या सिखाया था, इन दोनों को जोड़ दो, तो 20,000 और 2,000 कितना हुआ, 22,000, और 22,000 का आधा कर दो, तो आप क्या बोलेंगे, 22,000 का आधा होता है सर 11,000, तो मुझे पता चल गया b का वैल्यू कितना है, 11,000, ठीक। और जब अपन को k निकालना हो तो k अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने ये बताया था कि देखिए एक जगह पॉजिटिव है और एक जगह नेगेटिव है, तो आप क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 20,000 और 2,000 का डिफरेंस कितना हुआ, 18,000, और 18,000 का आधा कर दो तो आप बोलेंगे 9,000। तो आप पाएंगे कि आपने b और k की वैल्यू निकाल दी और यही एग्जामिनर ने आपसे पूछी थी, राइट। तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में कैसे करना है ये मैं अगली बार जो क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें बहुत उसी तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से आपको सॉल्व करना है, पर चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने पूरा इसको डिटेल में सॉल्व करके बताया है। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि दो सामान हैं, पहला है बुक और दूसरा है पेन। आप यदि इसको सेल कर रहे हैं और बुक को आप कितने में, 9% के प्रॉफिट पे, और जो कलम है पेन है उसको 13% के प्रॉफिट पे सेल करेंगे, तो सिंपल सी बात है आपको ओवरऑल एक प्रॉफिट ही मिलेगा, ठीक। कितने का मिल रहा है ये नहीं बताया। दूसरी इक्वेशन में ये कह रहा है कि नहीं यार, यदि बुक पे 13% का प्रॉफिट कमाओ
और जो पेन है, कलम है, उस पे 9% का प्रॉफिट कमाओ, मतलब ये परसेंटेज आगे पीछे कर दिए। तो फिर कह रहा है कि हमको 80 ज्यादा मिलेंगे, मतलब प्रॉफिट तो होगा पर इस बार 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो हम लिख दिए। जस्ट 2 इक्वेशन थी, मैंने इस दूसरी इक्वेशन में से इस फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ ऐसा आया। इसके बाद 4% को कॉमन ले लिया, 4% को हम 4/100 लिख सकते हैं, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, b माइनस के इक्वल टू 80 आया। जस्ट इसको सॉल्व करा तो इक्वेशन जनरेट हुई। राइट, क्वेश्चन में एक नई इक्वेशन दे रखी थी कि दोनों सामान को आप खरीद के लाएं 20,000 में। राइट, तो मैंने देखा b माइनस के 2,000 है, b प्लस के 20,000 है। फिर मैंने आपको इसको सॉल्व करना बताया है, ये मैंने बॉटनी स्ट्रीम में सिखाया था। जिन बच्चों को नहीं आता कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। जब भी सर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठो और कंडीशन कुछ ऐसी बने, कैसी, यदि कहीं लिखा है a प्लस बी इक्वल टू 10 लिखा है, ठीक है, और a माइनस बी इक्वल टू लिखा है कितना, 6, तो वो सब इक्वेशन जो स्कूल में करते थे मत करिएगा सॉल्व, ऐसे ही करिएगा जैसे मैं बता रहा हूं। क्या, देखिए ये दोनों पॉजिटिव है तो बस इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो कितना होगा 16, और 16 का आधा कितना होता है 8। तो हम पता चल गया हमको कि a की वैल्यू है 8। b कैसे निकालना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, ऐसा ही होगा। तो क्या करना, इन दोनों का गैप देख लेना, तो कितना है 4, और 4 का आधा कितना 2। तो आप खुद देख रहे हैं 8 और 2 दोनों मिला के 10 होने भी लग रहा है, और दोनों का गैप देख रहे हैं तो कितना हो रहा है 6। तो डायरेक्ट ही ऐसे आंसर निकल आते। वही मैंने यहां करा था, b पॉजिटिव दोनों को जोड़ा और हाफ कर दिया तो 11,000 आ गया। और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ना, या ये नेगेटिव है पॉजिटिव कुछ भी बोलिए, तो हम क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आया 18 का आधा मतलब 9,000। ठीक, उम्मीद करता हूं ये जो टाइप है जिसको मैं कहता हूं प्रॉफिट लॉस का इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको समझ आया होगा। राइट, अब हम थोड़ा फास्ट जल्दी और उस स्पीड में और उस वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमने पेपर हॉल में करना है। राइट, देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। देखिए सेकंड क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक आदमी एक किताब और पेन 25,000 में खरीदता है। ठीक, मतलब 2 सामान का मिलाकर कॉस्ट प्राइस दे रखा है 25,000 और एक बुक है और एक पेन है। ठीक, फिर कह रहा है वो किताब को 13% और पेन को 17% लाभ पर बेचता है। मतलब समझ रहे हैं आप, दोनों कोई प्रॉफिट पे बेचने लग रहा है तो ओवरऑल होगा तो प्रॉफिट ही। ठीक, अगर वो किताब को 17% और पेन को 13% लाभ पे बेचे तो उसे 80 ज्यादा मिलेंगे। कहानी कुछ ये भी वैसी है, परसेंटेज इधर उधर कर देंगे तो जो पहले प्रॉफिट हो रहा था उससे कितना ज्यादा होगा 80 रुपए। ठीक, किताब और पेन का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक, अब ध्यान रखिएगा मैं सिर्फ वही लिखूंगा जो हमको पेपर हॉल में लिखना है। ठीक है ना, वो हम छोटी छोटी बातें अब मन में रखेंगे क्योंकि हमने स्पीड बनाना है। सही है कि नहीं, बिल्कुल। तो भाई यहां पे सबसे जो पहली लाइन है उसमें लिखा है 25,000 दोनों का कीमत है, उसको अभी छोड़ते हैं। बस आप इतना सोचिए, बुक को 13%, मतलब बुक का 13%, ओके है ना, और पेन का कितना 17%, तो पेन को हम कलम लिख रहे हैं है ना, पेन का 17%, और ओवरऑल होने लग रहा है हमको एक प्रॉफिट। ठीक, क्योंकि दोनों ही चीजें प्रॉफिट पे बिक रही इसलिए ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा। अब परसेंटेज इन्होंने चेंज कर दी, तो बुक का कितने ले लें 17% और कलम या पेन का कितना ले लें 13%। तो कह रहा है कि जो पहले प्रॉफिट हो रहा था उससे 80 ज्यादा मिलेंगे। ठीक, अब बस इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैंने आपको सिखाया था क्या कि इस इक्वेशन में से इस फर्स्ट इक्वेशन को घटाना है, तो फर्स्ट इक्वेशन के सिंबल हो जाएंगे चेंज। ठीक, 17 में से 13 जाएगा तो आप जानते हैं 4% बचेगा, किसका b का, तो 4% इंटू बी लिख दो या b का 4%, बात तो वही होती है। ठीक है, तो b का 4%। वैसे ही अब चूंकि 13 में से -17 जाएगा तो माइनस का आएगा, और कितना k का 4%। ठीक, और ओवरऑल क्या आएगा, p से p कट जाएगा और ये आएगा सर 80। अब सर मैं डायरेक्ट करूंगा, देखिए 4% को मैं बाहर लूंगा, उसके बाद 4/100 आएगा, 4 से मैं 80 काट दूंगा, कितना आएगा 20, और नीचे का 100 से इंटू कर दूंगा तो ओवरऑल b माइनस के कितना जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 20, 100 इधर नीचे रहेगा इधर 20 रहेगा तो ये 2000 हो जाएगा। ठीक, सर पेपर हॉल में ऐसे ही करना है, एक एक लाइन बचाएंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा, आप हर क्वेश्चन में एक एक दो लाइन बचा के कितनी लाइनें बचा लेंगे। सही है कि नहीं, और ये सब होता है प्रैक्टिस से। तो ये b माइनस के इक्वल टू आएगा कितना 2000। ठीक, अब आप जानते हैं b प्लस के का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है वो है कितना 25,000, तो मैं डायरेक्ट यही लिख दूंगा। फिर मुझे पता है ये b माइनस के और ये सर एक b प्लस के, क्वेश्चन में लिखा था ना दोनों सामान हम खरीदे हैं 25,000 में। ठीक है, तो बस वही चीज मैंने यहां लिख दी डायरेक्ट। अब b पॉजिटिव 25 और 2000 कितने होते हैं 27,000, 27,000 का आधा
तो आप जानते हैं 27,000 का आधा होता है 13,500, तो ये हमारी बुक की कीमत है। अब यदि मुझे कलम या पेन की निकालना है तो मैंने आपको सिखाया था ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो 25 में से 2,000 घटाओ, है ना, 25,000 में से 2,000 कितना आएगा 23,000, और 23,000 का आधा तो आप बोलेंगे सर ये होता है 11,500, राइट। तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये वाला टाइप जो कैसा है इक्वेशन बेस्ड समझ आया होगा। मेनली इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस बनाया जाता है कि बच्चे इक्वेशन बनाना जानते हैं या नहीं, राइट। उसके बाद सॉल्यूशंस हमने बहुत फास्ट करना है और ऐसे ही करना है जैसे हम आपको बता रहे हैं। वो लास्ट टाइम फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने पूरा डिटेल में बताया। पेपर हॉल में ये क्वेश्चन सिर्फ दो बातों को चेक करने के लिए दिया जाता है। फर्स्ट ये कि आप इस बात को कितना समझ पा रहे हैं फर्स्ट, और सेकेंड वन आप कैलकुलेशन कितना फास्ट कर रहे हैं। यदि उसमें आप समय बेकार कर देंगे तब भी आप रेस से बाहर हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं ऐसी थर्ड क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक आदमी ने 1600 रुपए में 2 बाइसिकल परचेज किए, है ना, मतलब 2 साइकिल लेकर आया है कितने रुपए में 1600 रुपए में। उसने पहली को 10% तथा दूसरी को 20% लाभ पे बेचा है, मतलब ओवरऑल उसने कमाया तो कुछ प्रॉफिट ही है, राइट, रहा वो प्रॉफिट में ही है। फिर कह रहा है कि नहीं, यदि वो पहली को 20% और दूसरी को 10% लाभ पे बेचे, मतलब पहली और दूसरी साइकिल का जो परसेंटेज है ना प्रॉफिट वाला वो इधर उधर कर दे, ठीक। तो कह रहा है तो उसे 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल उस जितने का पहले प्रॉफिट हुआ था उससे आज 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे, ठीक। दोनों साइकिलों का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, ठीक। तो मैं पहली साइकिल को ऐसे, है ना, रोमन के इसमें फर्स्ट में लिख दे रहा हूं, है ना, और सेकंड वाली साइकिल को ऐसे सेकंड में लिखूंगा, है ना, ये कॉस्ट प्राइस है। तो बस आप ऐसे सोचो, पहली साइकिल को आप बेच रहे हैं कितने परसेंट के प्रॉफिट में, स्टार्टिंग में 10%, और जो सेकंड वाली साइकिल है उसको आप कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेच रहे हो 20%, तो ओवरऑल होता आपको एक प्रॉफिट ही रहा है। दूसरी बार में आप क्या कर रहे हैं सर, परसेंटेज इधर उधर कर रहे हैं, तो ये 20% के प्रॉफिट पे और जो सेकंड वाली है वो 10% के प्रॉफिट पे, तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट से कितने ज्यादा मिल रहे हैं, तो उसमें लिखा है 5 ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब P+5, ओके। अब सर बस इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आप जानते हैं इसमें से इसको घटाना है तो सिंबल यहां माइनस के होंगे, ठीक। तो 20 में से 10 जाएगा तो फर्स्ट का 10% ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये कम है ये 20 ज्यादा है, माइनस का सिंबल है ना, तो भाई माइनस का साइन है तो हम बोलेंगे माइनस सेकेंड ऑफ 10%, और ओवरऑल कितना आएगा, पी से पी कट ही जाएगा क्योंकि प्लस है माइनस है, ओवरऑल यहां 5 आएगा, राइट। अब चूंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए 10% को कॉमन लेंगे और 10% को लिखेंगे 10/100, तो कटेगा आएगा 1/10, और उस 10 का इसमें 5 में इंटू कर देंगे 50 हो जाएगा, मतलब 1 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 50, ठीक। और जबकि कहा जा रहा है क्या कि जो दोनों साइकिलें हैं वो हमने कितने में परचेस किए हैं, तो बोला जा रहा है वो 1600 में लिए, ठीक। अब इसके बाद आप समझते ही हैं, यदि मुझे फर्स्ट साइकिल का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ये पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो कितना होगा 1650, और 1650 का आधा तो वो कितना होगा 825। तो फर्स्ट साइकिल जो है वो कितने की है सर 825 की, और सेकंड वाली निकालना है तो आप इतना समझ जाइए ये 825 है, इसमें से सेकंड निकालना है 50 कम में, वो 50 कम में मतलब कितना, वो आएगा 775। जैसा पढ़ाते हैं सर वैसा रट रट के वैसा नहीं पढ़ो, है ना, कुछ अपने मन से भी सोचो एक्स्ट्रा, है ना, कर वो भी सकते हैं भाई, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो इस बार घटा दो, तो आप बोलेंगे कितना आएगा 1550, और 1550 का हाफ करेंगे तो आएगा तब भी 775, सही है कि नहीं। और मैंने थोड़ा दूसरे स्तर से सोचा कि पहला वाला कितने का है 825 का, तो दूसरा वाला 50 कम में है तो इसमें से 50 कम कर दो तब भी 775, सही है। तो सब डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी उस इंफॉर्मेशन देखकर सोच पाते हैं, राइट। तो ऐसी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें अब मैं थोड़ा सा टाइप चेंज करूंगा, अभी प्रॉफिट पे बात हो रही है, अब मैं कहीं प्रॉफिट कहीं लॉस, ओवरऑल देखते हैं प्रॉफिट होने लग रहा है लॉस, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई व्यक्ति है जिसका नाम भोलू है, वो एक पेन को 5% हानि तथा किताब को 15% लाभ पर बेचकर कुल 7 रुपए कमाता है। गुड। इस बार आप देखेंगे एक नई चीज है, एक नहीं दो, क्या कि पहली बात तो अभी तक हम पढ़ रहे थे सारी चीजें प्रॉफिट या कुछ प्रॉफिट पे दी जा रही थी तो ओवरऑल कुछ प्रॉफिट होने लग रहा था, सही है। इस बार पहले सामान को लॉस, दूसरे सामान को प्रॉफिट पे बेचा गया, ओवरऑल क्या हुआ, एक फाइनल प्रॉफिट निकल के आया जो कि 7 रुपए का। अभी तक प्रॉफिट कितना निकल के आता था, फर्स्ट इक्वेशन बताया नहीं जाता था, दूसरी इक्वेशन बताया जाता था इतने रुपए ज्यादा मिलेंगे,
और अब कंडीशंस चूंकि थोड़ी सी चेंज है तो ओवरऑल उसको बताना पड़ रहा है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ और जितने का हुआ है वो वैल्यू भी बताना पड़ रही है। सही है कि नहीं? तो भाई थोड़ा थोड़ा चेंज आने लग रहा है और उसी पे अपन काम करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को मैं नोट कर रहा हूं। भोलू एक पेन को 5% हानि और किताब को 15% लाभ पे बेच के कुल 7 रुपए कमाता है। ठीक, तो बच्चे ऐसे सोचो कि पेन को तो अपन कलम लिखते हैं, ठीक, तो ऐसे सोचो क्योंकि हानि है इसलिए माइनस का सिंबल आएगा। ठीक, आपको हमेशा बताया मैंने। फिर कलम लिख रहा हूं, है ना, मतलब कलम या पेन, उसका कीमत कॉस्ट प्राइस के है, के को हमने बेचा है 5% के लॉस पे। ठीक, तो ओवरऑल ये हमको इतने रुपए का लॉस हुआ होगा। ठीक, फिर दूसरी चीज को हम बेच रहे हैं 15% के प्रॉफिट पे, तो वो क्या है, बुक। तो बुक को हमने सेल किया है 15% के प्रॉफिट पे। तो ओवरऑल हमें यहां से नहीं समझ में आएगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है, पर इसलिए क्वेश्चन में दे रखा है कि ओवरऑल बेचकर 7 रुपए कमाता है, मतलब ये प्रॉफिट है। 7 रुपए कमा रहा है मतलब प्रॉफिट है। ओके, दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अगर ये पेन को 5% लाभ पे, तो पेन मतलब कलम, और इस बार चूंकि लाभ है इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये 5%। ठीक, साथ में किताब को 10% के लाभ पे और बुक से कितना 10% का प्रॉफिट। तो आप समझ रहे हैं ये प्रॉफिट तो कुछ प्रॉफिट ही होगा। तो वो कह रहा है 6 ज्यादा कमाता है। बड़े ध्यान से देखिएगा, 6 ज्यादा कमाता है। इसका मतलब पहले जो कमा रहा था उससे भी 6 ज्यादा, मतलब 7 + 6 मतलब 7, वो तो होगा ही होगा, 6 ज्यादा कमाएगा। ठीक है, इनका मीन बड़ा सही निकालिएगा तभी क्वेश्चन सही डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। फिर कह रहा है किताब और पेन का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक, लास्ट टाइम वो इक्वेशन एक अलग से दी रहती थी कि दोनों सामान इतने में खरीदें, इस बार दी ही नहीं। ठीक है ना, मतलब यहीं से कुछ ना कुछ चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो देखते हैं। तो बस ये पॉजिटिव नेगेटिव है, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से कट जाएगा, ये 10 और 15 ये 25 होता है, तो बी का 25%। और आप जानते हैं चूंकि जोड़ रहा हूं तो ये सब जुड़ जाएंगे, 7 दूनी 14, 14 और 6 20। ओके, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप पाएंगे, इसको लिखेंगे 25/100, चलिए कर ही देता हूं। तो b इक्वल टू ये 25/100 है तो उधर जाएगा, तो 20 इंटू जो ये 100 नीचे था वो ऊपर चला जाएगा और ये 25 नीचे आ जाएगा। तो 25 से कटेगा 4 बार, 20 इंटू 4 कितना होता है 80, है ना। तो हम बोल देंगे जो बुक है वो कितने रुपए की है, 80 की। ठीक, अब मुझे चूंकि पेन निकालना है ना, या कलम, तो क्या करूं, फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू पुट कर देता हूं बस में। तो फर्स्ट में वैल्यू डायरेक्ट ही रख रहा हूं, तो आप पाएंगे k का 5%, तो यहां लिख देते हैं k का 5%। ठीक, अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे। b की वैल्यू कितनी है 80, तो 80 का 15%, तो यहां पे निकाल के देख लो, 80 का 15%, तो 15/100 लिख दो। फिर काय से काट दो, आप 5 से काट दो, है ना। इन दोनों को काट देते हैं 5 से, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 20, तो 1 0 से 1 0 गया, 2 से ये गया, 4 बार 4 तिया 12, तो ये आएगा सर कितना 12, मतलब b का 15% और b की वैल्यू कितनी है 80, तो 80 का 15% कितना होता है 12 और इक्वल टू 7। तो 7 फिर 12 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना, k का 5% और आप देते 7 - 12, तो कितना होगा बच्चे, तो आप बोलेंगे -5 आएगा। ठीक, माइनस से माइनस कट गया, फिर 5/100 होगा, तो 5 से 5 कट जाएगा और वो नीचे जो 100 होगा उधर चले जाएगा, तो k इक्वल टू कितना जाएगा 100। राइट, देखिए फिर से मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन मैटर नहीं है, वो आप आराम से जब घर में इक्वेशन को इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे ना, b का 80 घर में आप सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। पर मैं उस फास्ट वे में कैलकुलेशन सॉल्व करूंगा जो आपको एग्जाम हॉल में रखना है। मुझे भी आता है, एक बार मैं वैल्यू पुट कर दूं, अगली बार मैं ये 5/100 लिख दूं, 15/100 लिख दूं, फिर 100 को उधर ले आऊं, बाकी सब समझ रहे हो ना, वो सब हमें भी आता है ड्रामा करना, पर कभी हमारा पेपर नहीं निकलेगा। यदि पेपर निकालना है ना तो सर हमें डायरेक्ट सोचना होगा। क्या सोचा मैंने कि फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी, इसको डायरेक्ट सॉल्व कैसे किया जाए। इस बार देखा प्लस है माइनस है, इसको काट दो, इन दोनों को जोड़ दो, तो बस मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था क्या कि b इंटू 25% इक्वल टू 20 था, तो मैं 25 और 20 को यहीं काट सकता था, यहां 5 आ जाता, यहां 4 आ जाता, 100 का इंटू कर देता 400/5, ठीक है, फिर काट देता तब भी डायरेक्ट 80 आ जाता। ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ही इस लाइन के थ्रू मैं मन ही मन में सोच के डायरेक्ट b 80 बोल सकता था, ठीक है। पर चूंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, समझाना जरूरी होता है, इसलिए मैंने थोड़ा उसको डिटेल में किया। फिर उसके बाद जब b का वैल्यू 80 आ गया, किसी भी इक्वेशन में रख दो, है ना, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, आंसर आ ही जाएगा 100, राइट। तो हमने क्या करा, यहां पे 80 का 15% निकाला मन ही मन, तो पता चला वो होता है 12, तो बस 12 उधर जाएगा, 7 - 12 -5 आएगा, -5 इधर का, ये माइनस से माइनस कट गया, इस 5 से 5 भी कट गया, पर ये 5% है
तो इसको लिखेंगे 5/100, तो वो 100 उधर जाएगा, तो कितना बनेगा k इक्वल टू 100। यही हमें निकालना था। बुक का कीमत है 80 और कलम या पेन उसका कीमत है 100, राइट। तो इस तरीके से आपको करना होगा। फिर से लास्ट बार कह रहा हूं कि सर ये इक्वेशन में इंपॉर्टेंट है, एक तो स्पीड, दूसरी इंपॉर्टेंट है ये लैंग्वेज, जो इक्वेशन बनी है ये आप कितने फास्ट वे में लिख पा रहे हैं, राइट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को मन ही मन में 3 लाइन में सॉल्व कर रहे हैं और कुछ बच्चे इसी क्वेश्चन को करने में 8 से 10 से 12 लाइन बेकार कर रहे हैं, जो रेस से ऑटोमेटिक बाहर हो रहे हैं, राइट। तो इन्हीं चीजों पे काम करिए तभी आपका स्पीड बनेगा। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक आदमी एक मेज को 12% हानि व एक किताब को 19% लाभ पर बेचता है, ठीक, और 160 का लाभ होता है। मतलब ओवरऑल इस बार दोनों सामान को पहले को लॉस और दूसरे को प्रॉफिट पे बेचा, पर ओवरऑल हुआ है प्रॉफिट और वो हुआ है 160 का, ठीक। अगर वो मेज को 12% लाभ व किताब को 16% हानि पे बेचे, मतलब पहले वाले को प्रॉफिट और दूसरे वाली चीज को लॉस पे बेचे, तो 40 ही हानि होगी। ये शब्द बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी तक ओवरऑल क्या होता था, फर्स्ट इक्वेशन से प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट बताता नहीं था तो पी लिख देते थे, या फिर बताता था कि ओवरऑल 7 रुपए या 20 रुपए जो इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, राइट। इस बार फर्स्ट इक्वेशन में तो कह दिया कि 160 का लाभ है, पर सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, 40 ही हानि होगी, मतलब ओवरऑल लॉस है और कितने का, 40 रुपए का, ठीक। तो कह रहा है दोनों का आपको वही कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक। तो आप सारी चीजें समझते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। मेज मतलब क्या होता है, तो अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं इस बार टेबल, है ना, ओके। तो बस ऐसे सोचो, टेबल मतलब टी लिख देंगे। तो बोल रहा 12% का लॉस, तो माइनस, क्योंकि लॉस है, टेबल मतलब टी क्या है, कॉस्ट प्राइस है, किसका, टेबल का या मेज का, ठीक। तो उसका कितना लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस का अपन को 12, ओके। तो ओवरऑल हमको जो टेबल है उससे इतने रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है ना भाई। कॉस्ट प्राइस का 12% मतलब वो लॉस की कीमत आ गई, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है दूसरे को 19% के प्रॉफिट, और दूसरी चीज है क्या, बुक। तो बुक पे हमको प्रॉफिट है कितने का, 19%, और ओवरऑल हमको क्या हुआ है, 160 का लाभ हुआ है, ठीक। अब दूसरी इक्वेशन कुछ ऐसी है कि मेज को 12% लाभ, मतलब मेज मतलब टेबल, और इस बार हो रहा है 12% का प्रॉफिट, मतलब पॉजिटिव रहेगा, ठीक। फिर दूसरी चीज कह रहा है 16% का लॉस है ना, और किताब को 16% का लॉस है, लॉस चूंकि शब्द है इसलिए माइनस, है ना, बुक से कितने का है, 16% का, ठीक। तो फिर कह रहा है बेचे तो 40 ही हानि होगी, मतलब ओवरऑल लॉस हो रहा है, लॉस मतलब माइनस, और कितने का, 40 का, ठीक। सर इक्वेशन बनाना ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो सारी चीजें आप खुद ही कर पाएंगे। तो बस ये पॉजिटिव नेगेटिव है, हम काट देते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ना है, तो चूंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो 19 में से 16 जाएगा, 3 बचेगा, तो बी का 3% इक्वल टू 160 में से 40 जाएगा तो ये आएगा 120। अब देखिए 3 से मैं इसको काट दे रहा हूं तो ये 40 आएगा, पर ये परसेंटेज है तो ये 1/100 होगा, 100 इधर जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4000, ओके। तो ये सर हमारी एक बुक की कीमत निकल के आ गई। अब हमको टेबल की निकालना है, तो इस बार ना मैं ये सेकंड इक्वेशन में रख रहा हूं, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में जस्ट मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, तो टी का 12%, टी का 12%, ओके। अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा, बी की कीमत कितनी है, 4000, 4000 का 16%, तो ये 4000 लिखा और इसका 16%, तो 16% मतलब 16/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 16 दूनी 32, 32 और 64, तो 640, ठीक है। तो ये आएगा कितना, माइनस का कितना, 640। इसका मतलब ये है बी का 16%, या फिर बी की वैल्यू 4000 है, तो 4000 का 16% कितना होता है, 640, और इक्वल टू में क्या आएगा सर, -40, ठीक। तो उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप। ये उधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो प्लस का 640 माइनस के 40 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये आएगा प्लस का 600, ठीक। और 12 पंचे क्या होता है, 60, है ना। तो ये 1/100 होगा, 100 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की वैल्यू भी कितनी जाएगी, 5000, मतलब 5000, ठीक है। तो फिर से मैं वही कहना चाहता हूं, मेन 2 चीजें इन क्वेश्चंस में, फर्स्ट क्या, ये इक्वेशन, क्योंकि कुछ बच्चे जब हानि लॉस की बात करता है माइनस लगाना भूल जाते हैं। कुछ बच्चे जब वो कह रहा है कि सेकेंड इक्वेशन में टेबल को 12% प्रॉफिट और बुक को 16% के लॉस पे बेचा तो 40 ही हानि हुई, तो 40 तो लिख देते हैं, माइनस लगाना भूल जाते हैं। और क्वेश्चन जो बनाए गए इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के बनाए गए। तो जब इक्वेशन सही बनती है तो बच्चे कैलकुलेशन बहुत फास्ट नहीं करते,
ठीक, तो पहली वैल्यू तो निकल गई कि बी है 4000, और जब टी निकालना हुआ तो मैंने सेकेंड इक्वेशन में रखा, आप फर्स्ट में भी रख सकते हो, आंसर तब भी वही आएगा। और मैंने रखा तो डायरेक्ट करा, बी 4000 है तो 4000 का 16%, यहां कैलकुलेट कर लिया तो पता चला वो 640 होता है, राइट। और उसके बाद बस जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व किया, आंसर आपके सामने, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा, चीजें बन रही होंगी। चीजें ऐसे ही बनाइएगा यदि आपको स्पीड मेंटेन करना है पेपर हॉल में, राइट। आज इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन वो अपन देखते हैं, उसके बाद ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक आदमी एक मेज को 15% लाभ व कुर्सी को 12% हानि पर बेच रहा है और 540 का लाभ हो रहा है। मतलब ये फर्स्ट कंडीशन है, पहले सामान को प्रॉफिट, दूसरे को लॉस पे बेचने के बाद ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आ रहा है जो कि ये 540 का। अगर वो मेज को 12% हानि तथा कुर्सी को 15% लाभ पे बेचे तो उसे कोई लाभ हानि नहीं होगी। सेकेंड कंडीशन में पहले सामान को लॉस और दूसरे के प्रॉफिट पे बेचता है तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जीरो आएगा वहां पे, ठीक है, कि कंडीशन बन रही है। वही सब निकालना है, चेयर और जो आपका टेबल है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, राइट। तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसमें लिखा है एक आदमी एक मेज को 15% लाभ, ठीक, मतलब क्या है, मेज मतलब क्या होता है, टेबल, है ना। तो टेबल को आप बेचे हो 15% के लाभ पे, ठीक। और जो कुर्सी है मतलब चेयर, उसको कितने में बेचे हो, 12% के लॉस पे, ठीक, इसलिए माइनस आया आगे। तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ है, वो हुआ है सर 540 का, ठीक। सेकेंड कंडीशन ये कह रही है कि जो मेज है, मेज मतलब टेबल, इसको आप सेल करो 12% के लॉस पे, ठीक। और जो चेयर है ना उसको आप सेल करो 15% के प्रॉफिट पे, प्रॉफिट है इसलिए प्लस, ठीक। तो ओवरऑल कह रहा है कोई लाभ हानि नहीं होगी, मतलब कोई लाभ हानि नहीं होगी, ना प्रॉफिट ना लॉस, तो इस ओवरऑल जीरो, जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया, सही है, ओके। तो बच्चे ध्यान रखना, चूंकि इधर जीरो आ रहा है, इस बार ना मैं इस सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। और वो इसलिए कर रहा हूं कि एक तो जीरो आ रहा है और दूसरी चीज ये माइनस का है, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, राइट। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सी का 15% ही बता रहा है, टी का 12%, ओके। चूंकि आप जानते हैं सब इंटू में है, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 3 से चालू हो जाते हैं, 3 5 होता है 15 और 3 चौक होता है 12, तो C/T इक्वल टू सी इधर का टी इधर का, ठीक है, 4/5, ओके। तो हम बोल सकते हैं चेयर है 4 यूनिट की और टेबल है 5 यूनिट की, ठीक। अब चूंकि इस इक्वेशन से तो यही सब सॉल्व हुआ, अब चूंकि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन भी इसका भी यूज करना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट ही वैल्यू निकाल सकते हैं यूनिट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, राइट। मैं सारी मेथड सिखा दूंगा, पर अभी मैं वो सिखाऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट जल्दी आंसर लाने के लिए सीखना है, राइट। तो ऐसे सोचो, चेयर है 4 यूनिट की, टेबल है 5 यूनिट की, क्योंकि आगे की जो चीजें कैलकुलेट होंगी वो इस इक्वेशन से होंगी, इसलिए मैं अपने मन से ऐसा बोल दे रहा हूं, 100 का इंटू कर ही सकता हूं, तो मैं बोल दे रहा हूं जो यहां पे 100 का इंटू कर दिया और यहां पे 100 का इंटू कर दिया, राइट। तो हम कह रहे हैं कि चेयर 4 यूनिट की नहीं है, 400 की है, ठीक। और टेबल 5 यूनिट की नहीं है, कितने की है, 500 की है, ठीक। ऐसा हम समझने के लिए कर दे रहे हैं, ठीक है। अब सोचो टेबल का 15%, तो टेबल कितने की है, तो आप बोलेंगे 500 की, तो 500 का 15%, तो ऐसे सोचो 500 इंटू 15/100, तो वो 2 जीरो जो नीचे की वो 500 की जो 2 जीरो से कट जाएंगी, तो 5 इंटू 15 कितना होता है बच्चे, 75, ओके। वैसे ही सोचो चेयर कितने की है एक, तो आप बोलेंगे 400 यूनिट, तो 400 का 12%, तो 2 जीरो कट जाएगी, 4 इंटू 12, तो वो कितना होगा सर, 48, और इनके बीच में कौन सा सिंबल है, माइनस का, तो 75 और 48 का डिफरेंस कितना होता है, तो आप बोलेंगे 27 यूनिट, और 27 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये 540, सही है। तो 27 यूनिट 540 है, तो 1 यूनिट कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर वो 20 होगा, तो 1 यूनिट 20 है, तो 400 यूनिट कितना होगा, तो 400 इंटू 20, तो ये कितना आ गया, 8000, मतलब एक जो चेयर है वो कितने की बच्चे, 8000 रुपए की, राइट। और टेबल कितने यूनिट की, 500 यूनिट की, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20, तो 500 इंटू 20, तो ये कितना हो गया सर, 10,000। तो इस तरीके से हमने दोनों चीजों का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, चेयर का है 8000 और टेबल का है 10,000।
एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को। इस बार भी वही सब था कि टेबल को 15% के प्रॉफिट और चेयर को 12% के लॉस पे बेचते हैं तो ओवरऑल प्रॉफिट होता है जो है 540 का। ठीक। सेकेंड कंडीशन थी टेबल को 12% के लॉस और चेयर को 15% के प्रॉफिट पे यदि सेल करते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, मतलब जीरो। हमने क्या किया, जब देखा कि इधर जीरो है, एक वैल्यू माइनस के साथ आ रही है, तो क्यों ना करके इस माइनस वाले चीज को उस तरफ ले चले, तो ले गए। फिर बस इसको काटापीटी किया तो रेशो आ गया C/T का 4/5। अब हम जानते हैं इस रेशो से होना जाना तो कुछ नहीं, इस रेशो का यूज करना है इस फर्स्ट इक्वेशन में। तो मैंने क्या करा, इसमें 100 का अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने क्या दिया कि एक चेयर की कीमत 400 यूनिट है और एक टेबल की कीमत 500 यूनिट है। ठीक। उसके बाद चूंकि टेबल की कीमत है 500 यूनिट, तो 500 यूनिट का 15% निकाला, वो आता है 75 यूनिट। ठीक। वैसे चेयर 400 यूनिट की है तो 400 यूनिट का 12% निकाला, वो आता है 48 यूनिट। राइट। फिर मैंने 75 यूनिट और 48 यूनिट का डिफरेंस देखा तो पता चला 27 यूनिट होता है, और 27 यूनिट असली में 540। तो एक यूनिट कितना है बच्चे, 20। राइट। तो उस हिसाब से 400 यूनिट कितना होगा, तो 400 इंटू 20 8000, और जो टेबल है वो है 500 यूनिट, तो 500 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1 यूनिट 20, तो 500 यूनिट 10,000। राइट। तो इस तरीके से मैंने चेयर और टेबल के दोनों के कॉस्ट प्राइस निकाल लिए। पेपर हॉल में इसी मेथड के साथ जाइएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कुछ बच्चों को, बट सर वो बोला जाता है प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। तो इन चीजों को समझिएगा अच्छे से, यही मेथड आपका समय बचाएगी, कम पेज खर्च करना होगा पेपर हॉल में, है ना, और आप कम लिख के ज्यादा सोच के जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे। राइट। जिसको ये मेथड समझ में नहीं आई है या जिसको ये यूनिट बेस्ड कॉन्सेप्ट थोड़ा गले नहीं उतर रहा है, उनके लिए वही डिटेल सॉल्यूशन करके दे देता हूं, पर पेपर हॉल में सीखना इसी मेथड पे। राइट। जरा उस सॉल्यूशन जो डिटेल वाला है उसको ही मैं करके दिखा देता हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बना रहे, है ना। तो देखते हैं जरा उसको। देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने इस एक्स वाली मेथड से सॉल्व किया है। फर्स्ट इक्वेशन आप जानते थे वही है, सेकेंड इक्वेशन जो अपन ने क्वेश्चन से पढ़कर लिखी थी वही है। इस बार मैंने इसको उस तरफ ले गया जो लास्ट टाइम भी किया था, और C/T का रेशो 4/5 आया। लास्ट टाइम क्या किया था, मैंने इसको अपने मन से ही बड़ा कर दिया था, 400 500 कर दिया था 100 का इंटू करके। इस बार ऐसा ना करके मैंने बोल दिया जो चेयर है उसका कॉस्ट प्राइस है 4x और जो टेबल है उसका कॉस्ट प्राइस है 5x। क्लियर। अब चूंकि चेयर का कितना है 4x, तो मैंने टेबल का कितना है 5x, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में 5x का 15% निकाला, है ना। तो 5x इंटू 15/100 होगा, तो 15 का 5 से इंटू होगा 75 आ जाएगा, और x तो था ही, तो 75x/100, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। राइट। वैसी चेयर है 4x की, तो 4x यहां लिखूंगा, 4x का 12% या 12/100, तो 4 का 12 से इंटू होगा 48, x ऊपर था नीचे 100 था, तो आ जाएगा 48x/100। राइट। गुड। इसके बाद मैंने देखा कि चूंकि नीचे 100 है तो कॉमन लेकर, है ना, या एलसीएम लेके 100 को उधर पहुंचा दो, तो 1 0 540 में 2 0 ज्यादा लग जाएंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक। 75 में से 48 जाएगा 27x, x की वैल्यू आ गई 2000। राइट। मुझे चेयर और टेबल का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो जस्ट मैंने इंटू कर दिया 2000 का, तो मुझे पता चल जाएगा x की वैल्यू 2000 है, तो 4x की कितनी हो जाएगी 8000, और टेबल की कीमत 5x है, x की कीमत 2000 है, तो 5x की कितनी हो जाएगी 10000। तो आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और आप चाहें तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो सर मेरा फिर भी ये कहना है, आपको जो मेथड अच्छी लगे आप उसके साथ जाइए, पर स्पीड वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपको पता चलेगी घर में प्रैक्टिस करने के बाद कि आपका दिमाग फर्स्ट मेथड पे जल्दी काम कर रहा है या सेकंड पे कर रहा है, पर करना इन दो में से किसी एक पे। राइट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने टाइप चेंज क्यों कर दिया, जैसे आप स्टार्टिंग में सिखा रहे थे उसी मेथड पे आपने काम क्यों नहीं किया। तो उसका रीजन बता रहा हूं। यदि मान लीजिए सर हम वो जो स्टार्टिंग में सीख रहे थे उस मेथड पे यदि इस क्वेश्चन पे काम करें, तो आप देखेंगे हम क्या करते थे, ओवरऑल घटाते थे, तो घटाने के बाद एक इक्वेशन बनेगी जो कि इस बार निकल के आएगी t + c = 10,000। करके देखिए घर पे, पर सेकंड इक्वेशन तो है ही नहीं। और इससे पहले के क्वेश्चंस में एग्जामिनर बताता था कि दोनों मिलके वो सामान कितने में खरीदे, सही है, या कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता था। और इस बार सारा जो कैलकुलेशन है वो इन दो इक्वेशन से सॉल्व करना है, इसलिए हमको इस बार कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही पड़ा, और वो सोचना या तो इस मेथड से कर लीजिएगा या इससे पहले जो मैंने सिखाया था, क्योंकि आंसर इन दो में से ही किसी एक से निकल के आएगा। राइट। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा।
एक लास्ट क्वेश्चन वो भी है, उसको भी जाते जाते देखते हैं। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है एक आदमी किताब और मेज को क्रमशः 13% व 9% लाभ पर बेच रहा है। मतलब दोनों चीजों को ही प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा, और जो होने लग रहा है 1060 रुपीज का। ठीक, फिर कह रहा है परंतु अगर वो किताब को 16 सही 2/3% लाभ तथा मेज को 11 सही 1/9% हानि पे बेचे तो उसे कोई भी लाभ और हानि नहीं होती है। ठीक, तो किताब और मेज का उसको कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो बच्चे ऐसे सोचो, किताब मतलब बुक, मेज मतलब टेबल। ठीक, और दोनों ये टी और बी है क्या, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो भाई पहली चीज है किताब, किताब मतलब होता है बुक, तो बुक का कितना 13%, तो ये आ गया बुक का प्रॉफिट। ठीक, फिर दूसरी चीज क्या है, टेबल है ना, तो टेबल को कितने परसेंट, 9% के प्रॉफिट पे बेचा, तो ओवरऑल आया है 1060 रुपीज। ठीक, फिर दूसरी चीज कह रहा है किताब मतलब बुक का किताब, तो आप बोलेंगे 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। ओके, तथा मेज को है ना लॉस पे कितने के 11 सही, मतलब टेबल का 11/9 इतने परसेंट के लॉस पे बेचा है। ठीक, तो ओवरऑल कोई भी लाभ हानि नहीं हुई है, मतलब ये 0 है। ठीक है, बस यही सब कहानी है, बाकी दोनों के कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इस बार कुछ नहीं है, इक्वेशंस वही है, बस ये जो है परसेंटेज थोड़ी अजीबोगरीब दिख रही है। पहले कह रहा है बुक को 13% और टेबल को 9% के लाभ पे बेचा जाए तो ओवरऑल इतने का लाभ हो रहा है। ठीक, बुक को इतने परसेंट के प्रॉफिट और टेबल को इतने परसेंट के लॉस पे बेचा जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी मैंने बताया था नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो ऐसा करा करो, ये जो लॉस वाला कॉन्सेप्ट है उसको उधर ले जाएगा। सही है कि नहीं? तो बस इसको ना मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं। 16 सही 2/3 की कितनी होती है, 1/6। 11 1/9% की क्या होती है, 1/9। राइट, तो बस हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे b का 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो आप बोलेंगे 1/6। ओके, ये माइनस का है तो उस तरफ ले जा रहा हूं ताकि प्लस का हो जाए, और 11 से 1/9 की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/9 होती है। ठीक, मैं इसको काट दे रहा हूं यहीं से 3 से, तो ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। इस 2 को उधर ले जाऊंगा तो b/t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 उधर जाएगा, 3 नीचे रहेगा, तो 2/3। अब चूंकि मैं उसी यूनिट कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करने लग रहा हूं, तो कैसे सॉल्व करूंगा, b की वैल्यू 2 यूनिट नहीं है, 100 का मल्टीप्लाई करके मैं 200 बोल दे रहा हूं। t की कीमत 3 यूनिट नहीं है, कितनी है, 300 है। देखो ऐसा करने से क्या होता है, इसका फायदा दिखाता हूं। b की वैल्यू हमने 200 मानी है, तो 200 का 13%, समझ रहे हो ना, इधर की 2 जीरो मतलब 200 की वो 2 जीरो, 100 की 2 जीरो कट जाएंगी, तो 2 × 13 कितना होगा, 26। ठीक, वैसे t है 300, तो 300 का 9%, तो कितना होगा, 27। ओके, तो हम बोल सकते हैं 26 और 27 कितना होता है, 53। तो 53 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1060 को। तो हम यहां से बोल सकते हैं 1 यूनिट कितना बनाएगा, 20। तो भाई 200 यूनिट कितना बनाएगा, 4000, और 300 यूनिट कितना बनाएगा, 6000। तो ये डायरेक्ट ही आंसर आ गया, है ना। सब कुछ ना प्रैक्टिस से होता है, सब कुछ स्पीड मेंटेन करने से होता है, सब कुछ आपकी सोच से होता है। राइट, जैसे फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन में दी थी जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। सेकेंड इक्वेशन जो थी वो इस बार कुछ ये 16 सही 2/3% और 11 सही 1/9% ऐसी लिखी आई, जिसके कारण थोड़ा सा टेंशन हुआ। तो टेंशन का सॉल्यूशन मैंने आपको बता रखा है, जब भी नो प्रॉफिट नो लॉस हो तो इस इक्वेशन में जो माइनस की टर्म हो उसको उस तरफ ले जाना। तो हम ले गए। साथ में एक बात ये ध्यान रखिए यार, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, फायदा रहेगा, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, फायदा रहेगा। तो हमने डायरेक्ट ही कर दिया, बस इसको सॉल्व किया तो ये 2/3 आया था। मैंने हमेशा बोला है कि रेशो में आप किसी भी चीज का इनटू डिवाइड करने के लिए स्वतंत्र है। सही है, तो 2 को मैंने 200 मान लिया, 3 को 300 मान लिया, और आपका जो दिल करे सर वो मानो, आंसर हमेशा सही आता है। राइट, तो हमने 200 300 माना, फिर फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया। तो बोल रहा है बुक का 13%, तो बुक है 200 की, तो 200 का 13% 26। वैसी टेबल है 300 की, तो टेबल का 9% मतलब 300 का 9% होता है 27, और 26 और 27 मिलकर आता है 53। तो 53 यूनिट 1060, 1 यूनिट 20, है ना। बाकी 200 में अपन 20 का इंटू करेंगे तो 4000 हो जाएगा, 300 में 20 का इंटू करेंगे तो 6000 हो जाएगा। राइट, उम्मीद करता हूं ये टाइप, ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत आते हैं, काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको बढ़िया तरीके समझ आओगे और इनका प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इधर उधर की बुक मत लगाइए, सिर्फ मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके बाद सेल्फ नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करना है,
इसी वीडियो को 15 दिन बाद, जो स्पीड होता है ना यूट्यूब में वो मेंटेन करते हैं आप 1.75 1.50, उसको बढ़ा के देखिए ताकि आपका समय बचे, चीजें पुरानी रिवाइज हो जाएं, कॉन्फिडेंस बना रहे। क्योंकि एक टाइप में जितने क्वेश्चन होते हैं, जितनी मुझे बुक से मिल सकते हैं, मैं सारे के सारे उठा लेता हूं। क्योंकि मेरा कोशिश ये होता है, टेक्स्ट बुक लगाने का सर अब समय गया। एक समय हुआ करता था जब बच्चे टेक्स्ट बुक लगाते थे, पर आज इतने यूट्यूबर आ गए हैं, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स आ गई हैं, है ना, या प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाइए, उसमें ज्यादा फायदा है। अब आप टेक्स्ट बुक लगाएंगे ना अपने लेवल से, तो सर बहुत ज्यादा समय बेकार कर रहे होंगे, क्योंकि आज कट ऑफ बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगे, और दूसरी चीज समय कम हो गया है। जो पेपर 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का लिया जाता था, 2 घंटे का पेपर 1 घंटे का कर दिया। जो 1 घंटे का पेपर होता था आज वो 45 मिनट का कर दिया। समझ रहे हो? ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव रखने लगे, तो चीजें जो है ना कंपटीशन बढ़ा रही है। तो अब हमें सब सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, मैथ्स के साथ इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग और दुनिया भर का जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप समय तभी बचा सकते हैं जब आप जहां पर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, उसको अच्छे से सीख लें, उसके नोट्स बना लें, और टेक्स्ट बुक पे कम काम करके यूट्यूब के जो अच्छे चैनल हैं, अच्छे टीचर्स हैं, उनके साथ कनेक्ट हो, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाएं टाइमिंग के साथ, तब जाके एग्जाम क्लियर होगा। राइट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे इस वीडियो को, मेरे इस काम को जरूर शेयर करो, राइट, और जो चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, या अपने फ्रेंड, दोस्त, यार सभी से सब्सक्राइब कराओ। और बढ़िया है, चीजें बना रहे हैं, आप भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस विशेष टाइप के साथ आ रहा है। राइट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।